झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बहुत ही आउटस्टैंडिंग 24 चौके और 6 छक्के लगाए। आपने 1 टीस्पून लिया विटामिन ई का ऑयल और इसके साथ 1 चमचा आपने ऐड किया ग्लिसरीन। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और आपको गुड मॉर्निंग, सुबह खैर दुनिया बोल है के प्लेटफॉर्म से। और जनाब कल का मैच था कि ट्रीट थी, क्या ही कहने, आप अंदाज़ा आपको हो ही रहा होगा जिस तरह से शाहीनों ने कल परफॉर्म किया। वो कहते हैं ना कि झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो कौमी शाहीनों ने कल कुछ ऐसा ही कर दिखाया। लंकन टाइगर्स के खिलाफ तारीखी फतह हासिल करके दुनिया को बता दिया कि क्रिकेट में पाकिस्तान टीम का कोई मुकाबिल नहीं। और इंशाल्लाह अब आने वाले पाक भारत टाकरे में हम दोबारा ऐसा ही करके दिखाएंगे। सो वेल डन टीम पाकिस्तान। ऐसे इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे बड़ी खबर की। गाजा में इजरायली बमबारी के जवाब में हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा तूफान में शिद्दत। हलाक इजरायलियों की तादाद 1200 से ऊपर चली गई। इजरायली फजाइया की बदतरीन बमबारी में 900 फ़लस्तीनी शहीद। हमास का लंबी जंग के लिए तैयार होने का ऐलान। जो कोई न कर पाया वो शाहीनों ने कर दिखाया। वर्ल्ड कप के तारीखी मैच में 344 रन का हदफ अबूर करने वाली पहली टीम बन गई। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी। सोशल मीडिया पर रिजवान के चर्चे। कौमी टीम के लिए मर्द बहरान, मैच के मर्द मैदान करार। 100 साइंसी मुकाबले, 1000 मजमूई असरात। नैनो टेक्नोलॉजी पर 9 किताबें। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के रुकन। पाकिस्तानी साइंसदान के दुनिया भर में चर्चे। टॉप 2 साइंसदानों में शुमार होने वाले अवैस अहमद आज दुनिया बोल है के मेहमान होंगे। और क्लासिकी मौसीकी का बड़ा नाम, पॉप मौसीकी बनाने की पहचान। जावेद बशीर का नया गाना यारा मारूफ सिंगर के नए अंदाज पर शायकीन वाह वाह कर रहे हैं। तो जनाब बड़े ज़बरदस्त मेहमान जिनसे आज आपकी मुलाकात होनी है। और अनडाउटेडली अगर मैं ट्रेंड्स की तरफ आऊँ तो पहला ट्रेंड #पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। और तकरीबन 1,91,000 सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं पाकिस्तान मुकाबला श्रीलंका के ट्रेंड में। श्रीलंका के खिलाफ बाबर 11 ने तारीख रकम कर दिया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल किया है। 344 रन के बड़े स्कोर के बावजूद पाकिस्तानी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने बाजी पलट कर रख दी। दोनों खिलाड़ियों की जो आपस की पार्टनरशिप थी और सेंचुरी, इसने जीत में अहम किरदार अदा किया है। इससे पहले आयरलैंड ने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ 328 रन का हदफ हासिल किया था। इस ट्रेंड में सारिफीन कौमी टीम की जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि टॉप ट्रेंड में लाखों की तादाद में, जैसे कि मैंने बताया, तकरीबन 1,91,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। और वाकई ये बाजी पलट गई है। और वो जो हम वार्म अप मैचेस में परफॉर्मेंस देख के कुछ परेशान थे ना कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, स्पिनर्स पता नहीं क्या करेंगे, तो मुझे लगता है बॉलर्स ने भी कम बैक किया है और बैटर्स ने तो परखचे उड़ा दिए। दूसरा ट्रेंड जनाब रिजवान है। और पाकिस्तानी विकेट कीपर और बल्लेबाज रिजवान के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 131 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली है। और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को शानदार बैटिंग करने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। इस ट्रेंड में भारतीय तज्जियाकारों ने मोहम्मद रिजवान को कौमी टीम का बेहतरीन हथियार करार दिया है। इंजरी से मुतालिक सवाल पर रिजवान के जवाब से शायकीन तो लाजवाब हो गए। बोले कभी वाकई दर्द होता है, कभी अदाकारी करता हूँ। तो उनको कल कुछ क्रैम्प से हुए थे, लेकिन उसके बाद जैसे वो खेले हैं ना, लग ही नहीं रहा था कि इनको कोई मतलब किसी तरह के क्रैम्प्स हुए थे। यहाँ तक कि कमेंटेटर की जानिब से भी कह रहा था कि दर्द किधर चला गया भाई, लेकिन हमें ऐसी प्लेयर्स की ज़रूरत है। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारी कौमी टीम में एक हथियार है जिसका कल भरपूर इस्तेमाल हुआ है। खैर आगे बढ़ेंगे। और जो तीसरा हैशटैग है वो है फ्री पैलेस्टीन। तो फ़लस्तीन की आज़ादी भी ट्रेंड में शामिल है। गाज़ा पर इजरायली जो फ़ौज है उसके सफ़ाखाना हमले थम नहीं सके। बमबारी में रिहायशी इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों समेत 1000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। गाज़ा पर बारूद की बारिश के बायस शहादतों की तादाद 950 तक जा पहुंची है, जिनमें बड़ी तादाद मासूम बच्चों की है। दूसरी जानिब ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में हलाक इजरायलियों की तादाद 1000 से बढ़ गई है, जबकि 2600 के करीब ज़ख्मी हैं। और इस ट्रेंड में अब तक 2,68,000 से ज़ायद सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं।
तो ये है जनाब वो तमाम ट्रेंड्स जो कि सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लोग इस पर ट्वीट्स कर रहे हैं, हमने आपको आगाह कर दिया। अब कुछ बात करते हैं। इजराइल की नाकाबिले तस्खीर दीवार हमास के हमले के आगे रेत का ढेर निकली है, क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद से दो आरा सामने आ रही हैं। एक आरा तो बाम पब्लिक की राय है जो हमास के इस हमले को बड़ी कामयाबी करार दे रही है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दूर अंदेश सिफारतकार हैं जो इस हमले के बाद के नताइज से खबरदार कर रहे हैं। आपके ख्याल में कौन सी राय दुरुस्त है? इस हमले के नताइज आप क्या देख रहे हैं? देखें, बात ये ना, कोई ऐसा इशू नहीं है कोई फिज़िक्स का या केमिस्ट्री का फार्मूला के आपको डिटरमिन्ड नतीजा निकल आया। इसको एक ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा है ये जो आप व्हेन यू आर डीलिंग विद इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरस्टेट, और ये तो बिल्कुल लोगों का मामला है। एक 100 साल पुराना मामला है, को रातों रात तो छिड़ा नहीं है। ये साइक्स पीको एग्रीमेंट से शुरू हुआ था, बेल्फोर डिक्लेरेशन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने दिया था जिसमें यहूदियों को ला के यहाँ आबाद किया गया। उसके बाद टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जितने भी यूएन के रेजोल्यूशंस हुए हैं इजराइल ने सब वायलेट कर दिए। उसके बाद अरबों ने अपनी इज़्ज़त वापस ली 1973 में जब उन्होंने मिस्र और शाम ने मिल के हमला किया और इजराइल को हज़ीमत उठानी पड़ी, लेकिन एज़ एक्सपेक्टेड अमेरिका उसकी मदद में आ गया। नतीजा ये निकला कि उसके कैंप डेविड अकॉर्ड हो गया, उसके कोई उसका जो रिक्वायरमेंट्स थी फ़लस्तीनियन पीस ये वो कुछ नहीं की गई। उसके बाद प्रेसिडेंट्स अमेरिका खुद भी पड़े, फिर ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए जो कि नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर और नॉर्वे की गवर्नमेंट को बीच में डाला गया क्योंकि समझा जा रहा था कि वो बेहतर तरीके से इनमें मीडिएशन करा सकते हैं। उन्होंने खुद माना है नॉर्वेजियंस ने कि कोई इजराइल टस से मस नहीं होता था। और अभी कुछ दिन पहले क्या आप रिपीटेडली खबरें सुन रही हैं, एक तो डेसिक्रेशन ऑफ द मॉस्क हुई, उसके बाद आपने देखा कि जो सेटलर्स थे वेस्ट बैंक में किस बेदर्दी से कत्ल कर रहे थे फ़लस्तीनियों को। तो एक तरफ आपके सामने ये है, तो हम वो तो ज़रूर देखेंगे कि जी इसके क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बट मैं इस तरह फ्रेम नहीं करूँगा कि ये चीज़ ठीक है और वो गलत है। ये ह्यूमन लाइफ में ऐसा ही होता है। हमने देखना यह है कि इन टोटलिटी एक मरा हुआ इशू समझा जा रहा था। बहुत से अरब ममालिक नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस अपने कर चुके थे, कुछ करने वाले थे या कम से कम इशारा कर रहे थे। उसकी बुनियाद ये थी, ये समझा जा रहा था कि फ़लस्तीन का मसला दफन हो गया है। ये सारी दुनिया के लिए सबक है। सही, बिल्कुल किसके लिए सबक है? खुर्शीद साहब मुझे ये बताएगा, अगर इजराइल गजा पर फुल फ्लैश वॉर का आगाज़ करता है तो क्या ये जंग सिर्फ गजा तक महदूद रहेगी या फिर मगरबी किनारे में फैल सकती है? क्योंकि इजराइल को तो फ़लस्तीन पर मुकम्मल कब्जे का बहाना चाहिए और इस हमले की सूरत में ये उनके लिए फ़लस्तीन पर मुकम्मल कब्जे की बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। क्या ख्याल है आपका? देखिए, उनकी दिल में क्या ख्वाहिश है, मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिशात है कश्मीर के बारे में, हिंदुस्तान की बड़ी ख्वाहिशात हैं क्या पाकिस्तान निकल जाए गिलगित बल्तिस्तान ने। कुछ दुनिया में रियलिटी होती है। आगे उन्होंने पहली दफ़ा तो नहीं कब्ज़ा किया, लबनान में 1982 में गए थे, उनकी गत बनी थी। उसके बाद मैं खुद गया था लबनान जब ये हमला कर रहे थे, उनके हिजबुल्लाह की वजह से हमला कर रहे थे लबनान पे और बैरूत पे। तो कुछ इस्लामी दुनिया से फॉरेन मिनिस्टर्स गए थे, मैं गया था, तुर्की गया था, मलेशिया, 3-4 गए थे, मैं नाम नहीं लेता। कई लोगों ने इजाज़त ली थी इजराइल से हवाई जहाज़ जाने की क्योंकि इजराइल के पास कंट्रोल था एयर। मैंने कहा मैं नहीं लेता इजाज़त, मैं जाऊँगा बग़ैर इजाज़त के। तो नतीजतन मुझे पहले शाम जाना पड़ा, फिर कुछ देहात से गुजर के छुप छुप के छोटी सी मोटर में गया तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम मैंने देखा था। मैं हैरान हो गया उनके हौसले देख के। तो अब देखें, इससे पहले को पहली दफ़ा नहीं हुआ। अगर ये फैल गई बात, अभी छोड़ें ईरान को और सऊदी अरब को, उसकी बात नहीं कर रहा, अगर ये फैल गई और हिजबुल्लाह वाकई आ गया, अभी तो उन्होंने सिर्फ इशारे किए, हम उनके साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ हैं। आज एक ख़बर आई थी जिसको हिजबुल्लाह ने डिनाई कर दिया। इजराइल ने कहा था हमने कुछ बंदे मारे हैं जो वहाँ से आ रहे थे, उनका हमारे बंदे नहीं हैं, हमारी सिंपथीज़ उनके साथ है। ईरान ने भी ऐलान किया हमारी सिंपथीज़ उनके साथ है, लेकिन हमने इसमें ना मशावरत में कोई प्लानिंग नहीं की।
अगर ये बात फैलेगी तो फिर तो वर्ल्ड ऑर्डर जैसे 9/11 के बाद, और उसमें अमेरिका को हजीमत उठानी पड़ी थी। बिल्कुल आपने सही कहा कसूरी साहब। और दूसरा, पाकिस्तान की जानिब से भी ज़ाहिर है रिएक्शन तो इस वक्त दिया जा रहा है और आवाज़ उठाते रहेंगे, उठा रहे हैं। और जहाँ तक बात जुल्म की है वो तो हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि जल्दी ये जंग जो है इसका कोई ना कोई नतीजा जो है वो इस सूरत में मुज़ाकरात की सूरत में निकले कि एटलीस्ट ये खून रेज़ी का जो सिलसिला है वो बंद होना चाहिए। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस सारी सूरत हाल पर आपने बात की है। और अब जनाब कुछ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। तो वही मैं कहूँगी फिर से कि शाहीनो शाबाश, पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है, वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया है। शाहीनों ने श्रीलंका का रिकॉर्ड स्कोर तोड़ डाला और शाहीनों ने हैदराबाद के स्टेडियम में तारीख रकम की है। 6 विकेटों के नुकसान पर बासानी 345 रन बनाए हैं। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद रिजवान करार पाए हैं। इसी पे बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। बहुत शुक्रिया शहरीज, यकीनी तौर पर आपकी टेंशन दूर हो गई और आपको तो आज मिठाई खिलाना चाहिए। जितनी परेशानी आपको थी, जितनी जज्बे से आप प्रोग्राम करती हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और यही जज्बा हर इंसान का होना चाहिए। शहरीज, जिस जज्बे से आप प्रोग्राम करती है, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपको नजर से बचाए। और यही जज्बा जो आपका जज्बा था ना, और हमने उस दिन भी आपसे ये कहा था, ये जज्बा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के पास भी होना चाहिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैच हुआ और हम ये समझ रहे थे पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। और मैंने भी ये बात वाज़ेह तौर पर कल आपसे जो बात हो रही थी, मैंने कहा था डंके की चोट पे पाकिस्तान मैच जीतेगा, और वाकई में डंके की चोट पे मैच जीता। और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उसको नजर बस से बचाए, उसके वालिद शफीक साहब जो साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या इनिंग खेली उस बच्चे ने, क्या कमांड इनिंग खेली है। ऐसी इनिंग पाकिस्तान ने 24 चौके और 6 छक्के लगा के ये मैच को जीत लिया। बेबी ऑफ टीम, फरह ऑफ टीम, मैन ऑफ द क्राइसिस, मैन ऑफ द मैच। जिस तरह रिजवान ने पाकिस्तान के नौजवान नस्ल के नौजवान लड़कों को ये बताया, हिम्मत, जज्बा, और इस जज्बे से हर बड़े मैच के आप कहना चाहिए मैन ऑफ द क्राइसिस बन के सामने आए रिजवान, और मैन ऑफ द मैच भी हुए। 50। अच्छा साजिद साहब, मैंने तो एक चीज और नोटिस किया है कि भाई ये कुछ नहीं होता। ठीक है, इंडिया के अंदर पिचेस कुछ इस तरह की है, किसी पर आप 200 रन नहीं बना सकते, किसी पर आप 400 बना सकते हो, बिल्कुल बैलेंस पिचेस नहीं है। लेकिन अगर आपकी नीयत है ना कि आपने जनाब इस हदफ को हासिल करना है या चेस करना है, तो पिच कोई भी हो, नीयत अगर आपकी नेक है तो आप वो काम कर लेंगे। तो कल हमारे जो शाहीन है ना, उनकी नीयत भी थी कि भाई आज का मैच हमने जीतना है। देखिए शहरीज, बहुत प्यारी बात की। पहले तो मैं ग्राउंड मैन को बहुत ज्यादा मुबारकबाद दूंगा। 700 रन इस ग्राउंड पिच पे बने, और जिस तरह मैंने पहले आपके प्रोग्राम में कहते थे पिच नंबर 2 पे ये मैच खेला जाएगा, पिच नंबर 2 पे खेले गया। पूरे ग्राउंड मैन को, इंतजामिया को बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने पिच सपोर्टिंग बनाई है। हालांकि 10 बॉलें पहले पाकिस्तान ने ये रन बना लिए थे, और रन बनाने के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग 24 चौके और 6 छक्के लगाए। कोई पैनिक नहीं, 2020 से निकल के खेले, 7-8 रन की एवरेज से खेले। यहाँ पर मैं कहता हूँ बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, बैटिंग ने मैच जिताया। और शहरीज बॉलिंग ने तो बहुत बायूसकून कारकर्दगी दिखाई, हमेशा फर्र ऑफ लीडिंग। साहब, कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई आप जिस तरह के भी कह रहे हैं ना कि बॉलिंग ने मायूस किया, कुछ लोग कह रहे हैं जी सारी दुनिया के बॉलर्स पिट रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स पिट रहे हैं, इंग्लैंड के बॉलर्स पिट रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, सब पिट रहे हैं। और कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि हमारे बॉलर्स ने भी कम बैक किया। ज़ाहिर है उनकी एफर्ट्स के बगैर हम किस तरह मतलब ज़ाहिर है इतना स्कोर तो था ना कि जो हमने फिर चेस कर लिया। देखिए शहरीज, यकीनी तौर पर जब आदमी बड़े ग्रेटेस्ट प्लेयरों के साथ रहे, हिस्ट्री के पाकिस्तान के 533 विकेटें लेने वाले वसीम अकरम के साथ रहे, मैं हमेशा यही बात समझाना चाहता हूँ लोगों को इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। आप शाहीन शाह आफरीदी जो बॉल कर रहे थे वो लाइन से हट रहे थे, उनकी जो क्रीज यूज सही नहीं कर रहे थे। मैं हमेशा यही कहता हूँ आप एक फ़ोन कर ले, वसीम भाई से पूछ ले, वसीम भाई मैं क्या प्रॉब्लम कर रहा हूँ। हालांकि जो पिचें होती हैं, देखें शहरीज, इन पिचों पर आगे गेंद करी जाती है, शॉर्ट ऑफ लेग
शायद नहीं की जाती। ये आपको मानना पड़ेगा, जो हसन ने बॉलिंग की तो थोड़ी आगे बॉल की, उसको विकेट हासिल की, हालांकि कुछ 70 रन देके 4 विकेट हासिल की, कमबैक किया है। हारिस ने भी अच्छी बॉलिंग की है, शादाब ने 60-65 रन दिए और नवाज ने भी बात करूं, मगर ये टीम गेम है। मगर तो साजिद साहब, हम कल से ही डिस्कस कर रहे हैं कि शायद ये शाहीन की फिंगर इंजरी थी, शायद उसकी वजह से कुछ ही ऐसा हुआ है। देखिए, मेरी ब्रेकिंग न्यूज है, मैं कहता हूँ उसका लेफ्ट फुट जो है ना वो अनफिट है, लेफ्ट पाँव जो है वो अनफिट है। और जो क्रीज यूज नहीं कर रहे, जो हम क्रीज को कहते हैं ना, एम्पायर के पास आके क्रीज करें, आपके पास घर में मौजूद है 1100 आउट के इंटरनेशनल क्रिकेट में, और 2020 उसने खेली नहीं है, ओडीआई खेली है, उसका नाम सर वसीम अकरम है। आप बॉल पूछ सकते हैं सर मेरे से क्या, पहले भी तो आपने कश्मीर लीग में मेरे बात कराई थी ना वसीम अकरम की, शाहिद अफरीदी, और जब सुसर बने थे। तो ये चीज टेक्निकल चीज है। देखिए, अपने बड़ों से सीखना चाहिए। आपने वर्ल्ड कप जीतना, वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपकी बॉलिंग के शाहिनशाह अफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उस पर हमें टीम डिपेंड करती है। इंडिया के खिलाफ अगर वो 100% साजिद साहब, ये भी तो मुमकिन है ना कि वो जो उनका ऑरा है कि मैंने पहले ही ओवर में विकेट निकालनी है, जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो पता नहीं फिर शायद कुछ थोड़े डिमोरलाइज हो जाते हैं, या पता नहीं किस सोच में पड़ जाते हैं। क्या लगता है आपको, मसला क्या है? नहीं, तवक्को लोगों ने ज्यादा रख ली है, तवक्को रखने के अलावा उसमें प्ले भी किया है। जिस तरह से पाकिस्तान के लिए कारनामे अंजाम किए, ग्रेड 1 में है, कैटेगरी में है, 60 लाख रुपए वो ले रहा है। और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, शाहीन की बात करूं, शाहीन एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। उस पर 14 तारीख वाले मैच पे ड्यू है, आपको याद होगा, 4 विकेट से 50 रन पे उन्होंने उड़ा दिया था। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर इंडिया को बैकफुट पे करना है, शाहिनशाह अफरीदी को बड़ी इंपॉर्टेंट बॉलिंग करनी पड़ेगी, हारिस को बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग पड़ी, नसीम को बहुत अच्छी बॉलिंग, नसीम तो खराब नहीं है, हसन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मगर देखिए, बॉलिंग पाकिस्तान की थोड़ी सेट हो जाए ना, और बॉलिंग अपने चैनल में बॉलिंग करे, चैनल से बाहर ना जाए, विकेटों में बॉल करना है। अच्छा, इसका मतलब है साजिद साहब, आपको अभी भी ये डर है कि अगला जो मैच है, जो बड़ा क्रूशल मैच है, उसमें अगर हमारे स्पिन अटैक ना चला तो बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, ऐसा ही है? देखिए, शहरी 200% आपको ओसामा को खिलाना है। आपको कुछ भी कर ले, आपने देखें ज्यादती तो हुई ना 11 मैचों में, अगर फकत नहीं किया, आपने अब्दुल्ला शफी को खिलाया, उसने 5वें ओडीआई में जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, ये क्या वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। देखिए, आप एशिया कप में खेलता, 50 रन बनाता, उसके बाद आप चकने नहीं देते, तो नाइंसाफी की इंतहा। मैंने आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक की थी ना, 2 साबिक कप्तानों ने डंके की चोट में अड़ गए थे, उसने खिलाया, उसने प्रूव किया। तो यहाँ पर मेरिट का कत्ल नहीं होना चाहिए। ओसामा एक अच्छा राइट आर्म बैक स्पिनर है, और इंडिया को इतना पता भी नहीं, अगर आप ओसामा को खिला देंगे तो ओसामा बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर देगा। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उस पर ड्यू है, क्योंकि वो बॉलिंग करना जानता है, फ्लाइट से, निप से, उसकी हाइट भी अच्छी है। और शादाब कोई बुरे बॉलर नहीं है, मगर ऑफ कलर है। ऑफ कलर का मतलब होता है आपको भी रश करा देने की जरूरत है। मगर मैं वही दोस्ती आ रही है, यहाँ पर बाबर नहीं मानेगा तो बाबर सेम टीम से जाएगा, मगर अच्छी टीम जीती है। हसन अली के बारे में क्या कहेंगे? 71 रन दिए, 4 विकेटें निकाली, सबसे ज्यादा विकेटें उन्होंने ही निकाली हैं, और काफी टाइम के बाद वो खेले हैं। आपको पता है, पहले तनकीद भी हो रही थी कि हसन अली को क्यों डाल दिया, लेकिन कल उन्होंने भी साबित किया है खुद को। देखिए, हसन को मैंने भी बहुत ज्यादा आड़ो हाथों लिया, मैंने भी तंकीद करी, 2 साल बाद आ गया, इक्का है, 3 इक्के टीम में मौजूद है, उसने प्रूफ किया। और जो बॉल उसने 2 ओवर 3 ओवर आगे गेंद किया, सिम से किया, कॉर्डमैन किया, तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किए। डे बाय जितने मैच खेलेगा उसको कॉन्फिडेंस आएगा, बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है और बेहतरीन फील्डर भी है। तो ये अच्छी खुशाइन बात है, अब यही शदाब से तवक्को रखते हैं। हालांकि मेरे शागिर्द का दमाद है सक्रीन मुश्ताक। देखिए, शहरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने सारे कोच रखनी है। मुश्ताक को सक्रीन मुश्ताक की जरूरत थी, जो बॉलिंग हेड कोच है उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, ये मेरा काम नहीं। यहाँ पर पाकिस्तान ने मिस्टेक की है, और विक्की जो लैपटॉप कोच हैं उनको पाकिस्तानी बॉलिंग कोच मुश्ताक और सक्रीन मुश्ताक की जिम्मेदारी का काम लेना चाहिए। यहाँ पर आपने ज्यादती की है, क्योंकि पाकिस्तान के दोनों ग्रेट स्पिनर और स्पिनर कोच होना जरूरी है। ये चीज पाकिस्तान के माइनस में जा रही है, गलत है, क्योंकि दुनिया के सारे लोग स्पिन कोच रखते हैं और वो बहुत बेहतर काम करते हैं। और यहाँ पर हमने गलती की है, मान लें। सक्रीन मुश्ताक दुनिया की सारी टीमें उससे फायदा ले रहे हैं, जब वक्त आया तो आपने दूध पे मक्खी की तरह उसको निकाल के फेंक दिया। 2 साल में सक्रीन मुश्ताक ने आपको वर्ल्ड क्लास टीम बना दी, मगर आज भी बाबर आजम को फ्रंट ऑफ लीडिंग करना चाहिए, डिसीजन। चले आखिर में मैं चाहूंगी, बात अब खत्म होने वाली है, साजिद भाई कोई एक टिप दे दें अगले मैच के लिए, बता दें
जो आपको इस मैच में मिसिंग लगा, जो आगे नहीं होना चाहिए? शॉर्ट बॉलिंग ना करें, चैलेंज में बॉलिंग करें, आगे बॉलिंग करें, और जहां आपके, क्योंकि बॉलर आप इस मॉडर्न दौर में बेबस है, क्योंकि 2 फिल्टर बाहर होते हैं, उस पर आपका कप्तान आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, आपको कप्तान को सपोर्ट करनी है, और बॉलिंग और विकेटों को विकेट बॉल करने वाली है। और जब तक आपकी बॉलिंग शाइन आफरीदी पे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, अगर वो इंडिया को 5 विकेट ले सकता है तो यकीनी तौर पर शाइन आफरीदी मैच जिता सकते हैं। और इंडिया के 1,32,000 के तमाशों में यही हमको एडवाइस दूंगा, क्रिकेट को एंजॉय करके खेले, टेंस ना हो, प्रेशर इंडिया पे, आप पे नहीं है। इंडिया का होम क्राउड होगा, एडवांटेज आप ले जाएं, और इंडिया को इंडिया की सरजमीन में हराने का इससे अच्छा मौका नहीं है आपके पास। इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस हुआ एशिया कप जीतने के बाद, और जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को मैच हराया, तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान उनको मैच हरा देगा, जैसे कि मैंने आपको 2 मैचों की पेशिंग हुई और तीसरा मैच में भी, मगर आपको खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं साजिद साहब, इंशाल्लाह खेलेंगे। और एक बार फिर से मैं कहूंगी वेल डन पाकिस्तान टीम, ऐसे ही खेलना है। साजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें, इंशाल्लाह आप भी छाए में दिन रात नजर आ रहे हैं तज्जिया देते हुए। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अभी जैसा कि हम लोगों ने क्रिकेट पर बात की, और क्या सेलिब्रेशंस रात में हुई हैं, लोगों ने खूब जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी गई हैं, कौमी टीम ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो जब जश्न की बात होती है तो एंटरटेनमेंट भी उसमें, फिर आपको पता है कि मौसीकी जो मज़ा देती है वो तो किसी और चीज़ में नहीं है, रूह की ग़िज़ा है मौसीकी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के एक ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचाई है। वो काबिल तहसीन है, पड़ोसी मुल्क हो या बरतानिया की फ़ज़ाएँ या फिर दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, उनके बारे में अगर यूँ कहूँ तो गलत ना होगा कि कुछ लोग अपने काम से प्यार करते हैं, कुछ मोहब्बत, मगर कुछ लोग जुनून की हद तक इश्क करते हैं। और जावेद बशीर का शुमार उन्हीं इश्क करने वाले लोगों में होता है जो कि उनके काम से इश्क उनका नज़र भी आता है, उनकी परफॉर्मेंस से वाज़े नज़र आता है। म्यूज़िक के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उन्होंने अवार्ड्स उनको मिले हैं, उनसे नवाजा गया उन्हें। गुज़श्ता माह हुकूमत की जानिब से 14 अगस्त को आपका नाम सितारा इम्तियाज़ के लिए भी नामज़द किया गया, और 23 मार्च को ये अवार्ड से भी नवाजे जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद बशीर साहब। वेलकम टू आवर शो, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जावेद साहब कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। सहरिश आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद साहब ये आप क्या कमाल कर रहे हैं, मुझे बताइए कैसे आपने सोचा, क्योंकि जो क्लासिकल मौसीकी है वो बड़ी मुश्किल होती है, हर कोई नहीं गा सकता, और फिर उसमें जब ये पॉप का तड़का लग जाए तो जाहिर है ये काम भी आसान नहीं है, तो कैसे सोचा? मेरी तरफ से आप सब लोगों को, बोल न्यूज के जितने भी दुनिया में व्यूवर्स हैं उनको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो ये यारा जो सॉन्ग आया है ये 3-4 दिन पहले आया है, और आप लोगों की वजह है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, कि क्योंकि एक ट्रेंड सेट हो गया है कि पुरानी चीजों को लोग ज्यादा सुन रहे हैं और गा रहे हैं। अब तो नया गाना भी बहुत मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि यारा ये कवाली है एक्चुअली, जिसको हमने थोड़ा हिप हॉप करके ना इसको एक नया डिजाइन देने की कोशिश की है। जो म्यूजिक इसका बनाया है वो कामरान अख्तर ने बनाया है, और वीडियो इसका सजील खान ने किया है। सही। तो ये मतलब हर जॉनर का गाना है, मतलब हर जॉनर के मुराद पे हर जगह पे सुना जा सकता है, यानी एक लड़का लड़की के लिए गा सकता है, एक लड़की लड़के के लिए गा सकती है, इस तरह इसका हमने जॉनर रखा हुआ है। तो जावेद बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ये आपने शूट किस जगह पर किया है? ये एक स्टूडियो में हुआ है, वहां सेट वेट लगा के सजील ने बहुत अच्छा इसको शूट किया है। अच्छा, मुझे ये बताएगा अब जावेद साहब, वैसे आजकल क्या वजह है, जिस तरह कि अभी आपने कहा कि गाने अबल तो वो नए आ ही नहीं रहे, बन ही नहीं रहे, पुरानों का ही रीमेक हो रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि सिंगर्स भी जो अब यंगस्टर्स आ रहे हैं वो ज्यादातर रैप को और ये हिप हॉप को ही प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा ना तो क्लासिकल की तरफ कोई आ रहा है, ना कवाली अब उस तरीके से नजर आ रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, शॉर्टकट लोग चाहते हैं कि भाई वो क्रिएटिविटी जो है वो है, तो ये सहरिश अल्लाह की मेहरबानी है जो आप मतलब यानी एक बाय नेचर
आप क्रिएटिव होते हैं या आप नई चीज देखिए ना, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। यानी शायरी लिखना, उसके बाद उसकी कंपोजिशन बनाना, उसके बाद एक अच्छा अरेंजर चाहिए जो उसको अच्छा उसका म्यूजिक बनाए, फिर उसमें वोकल ऐड करना, वोकल ऐड करके फिर मिक्सिंग करना, फिर मास्टरिंग करना, फिर वीडियो बनाना, फिर उसको प्रमोट करना। मतलब ये तो अब बहुत काफी बड़े स्टेप्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इससे इंसान की वर्थ और इज्जत और आपकी जो आइडेंटिटी है वो फिर दुनिया में फैल जाती है। अगर आप मेहनत करके अच्छा प्रोडक्ट लाते हैं, या मिसाल के तौर पे ये यारा जो मेरा सॉन्ग है, ये आप देखिएगा कि ये खुशी जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं या पूरी दुनिया में जो टेंशन चल रही है, उसमें ये बहुत खुशाइंद गाना है। अच्छा, मैं चाहूंगी जावेद साहब, जिस तरह की माशाल्लाह आपकी आवाज़ है और जो क्या आपने धूम मचाई हुई है, और अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर भी मैं जो पता है मैं आपको सुनूंगी तो बड़ा मजा आएगा, तो प्लीज जरा कुछ अगर आप नजर करें। इसी को गा देता हूँ मैं। यारा यारा मेरे यारा, 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 रवे सामने अखा दे मेरे यारा, रवे सामने अखा दे मेरे यारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा, रवे सामने अखा दे मेरे यारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा, तेरा हर वेले करा मैं नजारा, तेरा हर वेले करा मैं नजारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा, रवे सामने अखा दे मेरे यारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा। इसके जो मैंने स्टार्ट में रखी है ना, वो सरगम क्लासिकल लोगों के लिए है, या जो मतलब लोग गाना समझते हैं या सीखना चाहते हैं, वो सरगम ये है, सा सा रे गा पा गा रे तेरे गा बा नी बा गा 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 बा नी दा नी बा धा नी बा गा बा गा रे सा 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 रे गा बा रे गा रे 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 गा बा नी गा बा गा 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 बा नी दा बा नी बा धा नी नी बा बा गा 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 रे 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 दा यारा यारा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वाकई वाकई। और अब आता है आपको जावेद साहब, एक फरमाइश भी आ गई है, ये तो आपने सुनाया और बड़ा मजा आया, क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये गाना आपका। वो जो आपका एक गाना है ना कि आज मेरी पेशानी पर किस्मत ने चूमा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरा सुना देंगे तो मजा दोबारा हो जाएगा। वो शायद मुझे इस वक्त याद नहीं है। अच्छा, वो याद नहीं है, उनसे हाँ माजरत कर ले, क्योंकि आज यारा की बारी है। अच्छा, आज यारा की बारी है, चलो जी, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताइएगा जावेद साहब, कैसा मतलब अभी जो म्यूजिक इंडस्ट्री की सूरत हाल है, क्या सोचते हैं आप, आगे आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है सहरिश, हमें अपना जो मेंटल सेटलमेंट है वो चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा पहले भी वही था, आज भी वही है, कल को भी वही होगा। हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या हुक्म मिला है और हमें क्या करना है जिससे हमारे मुआशरे में इंसाफ और ईमानदारी और जिससे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मतलब के लिए हम काम करें। तो मैं समझता हूँ फिर वो खुशी आपका नसीब है, मेरा ईमान है इस तरह। तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, सच्ची सच्ची मोहब्बत, जो कि एक दूसरे के भलाई के लिए हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए हो, जो हमारा दीन हमें सिखाता है। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, एक दूसरे का दर्द बांटना चाहिए। अच्छा, अभी आपने जैसे कि दर्द बांटने की बात की है ना, तो जावेद साहब मुझे याद आ गया है कि वो वक्त भी था जब हम देखा करते थे कि मुल्की हालात और वाक़यात पर ही मैडम जब गाने गाया करती थी तो पूरा 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 मुल्क ही झूम उठता था उसके साथ और हम आवाज़ होता था। अब जो गाने लिखे जा रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं लिखने वालों की भी बात करूंगी, पता नहीं क्यों वो कंटेंट उस तरह का नहीं जनरेट हो पा रहा जैसा हुआ करता था, जिसमें एक मैसेज हुआ करता था। अब वो चीज़ नहीं है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह खास यही है कि देखिए ना, एक चीज़ मिसाल के तौर पे एक लड़के ने गाई, किसी ने वो छोटी मोटी वो जो भी उसने बनाया, मैं किसी को, मेरे लिए सब बहुत मोहतरम है और बहुत रिस्पेक्टेड है, उसने गाई जिस अंदाज से भी गाई, जिस आले से भी गाई, फटाफट गा के उसने उसमें बूस्ट शूस्ट लगा के उसको बड़ा करके
लोगों को दिखाया, लोगों ने सुन भी लिया, तो लोग समझते हैं शायद वही एक रास्ता है म्यूजिक फैलाने का। मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और इसको हमें सोचने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। हम अच्छे कंटेंट लेके आए दुनिया को अपने मुल्क के कल्चर के लिए और सकाफत के लिए। मैं समझता हूँ वो चीज अगर हम करना शुरू हो गए तो फिर वो दोबारा वही इम्पैक्टफुल चीजें आना शुरू हो जाएंगी और उसी तरह लोग मैं समझता हूँ उसी वे पे आ जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा जावेद साहब, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? दुनिया भर में आप जाते हैं, जिस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है, अवार्ड्स मिलते हैं, लोग प्यार करते हैं और माशाल्लाह से हुकूमती लेवल पर आपको यहाँ भी अवार्ड्स आगे इंशाल्लाह मिलने भी हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? मैं समझता हूँ कि सैरिश ये कमिटमेंट है, आपकी जो लाइफ है कमिटमेंट है। अगर आप, मेरे वाले साहब कवाल थे उस्ताद बशीर अहमद खान साहब, तो वो मुझे बचपन में, मैं तबला बजाता था तो स्टार्ट मैंने तबले से किया, तो वो एक दिन कहने लगे कि नहीं 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 तुमने तबला नहीं बजाना, तुमने गाना है। मैं रोने लग गया, मैंने कहा भाई मैं तो 5 साल से तबला बजा रहा हूँ, आप मुझे गाने का बोल रहे हैं, तो मेरे तो वो 4 साल जाया हो गए। तो बाद में वो कहने लगे नहीं नहीं तुम गाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, रियाज करो, मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें बहुत 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 तुम कामयाब होंगे। तो मैंने वो फिर तबला छोड़ के एक सेक्रीफाइस किया वालिद के लिए, तो मैंने गाना शुरू किया। अभी जितना मुझे लोग दुनिया में, स्पेशली ये बहुत बहुत लक और बड़ी बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि आपको म्यूजिक की फैमिली प्यार करे, गाने वाले को। क्योंकि एक बंदा खुद गाता है, वो आपको क्या थोड़ा सा जेलसी एलिमेंट भी होता है, लेकिन नहीं, वो गाने वाला अब अगर आपको प्यार करता है तो वो बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं समझता हूँ अब दुनिया में जितने भी मतलब स्पेशली एशिया के लोग हैं गाने वाले, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग मेरे लेगेसी से, जो मेरे वालिद की या मेरे ताया उस्ताद मुबारक अली खां की लेगेसी है, मेरे वो ताया भी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनसे मैंने सीखा क्लासिकल म्यूजिक। तो वो उनकी जो लेगेसी है, जो हमारे खानदान नाला घराना की लेगेसी है, उसको लोग प्यार करते हैं। मेरे छोटा भाई भी गाता है। बड़ा मेरा ख्याल है जावेद साहब, लाज रखनी पड़ती है, बड़ा ये जिम्मेदारी भी होती होगी कि जब घराने से ताल्लुक है ऐसे, और अगर हम वैसे ना गा पाए तो फिर जाहिर है फिर लोग भी कहते हैं भाई बाप और ताया तो इस तरह कमाल गाते थे। और क्या ख्याल है, जिम्मेदारी होती है, प्रेशर होता है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और देखिए जो सैरिश जो है ना क्रिटिसिज्म है, जो एक क्रिटिसिज्म वो होती है जो जेलसी में होती है, एक क्रिटिसिज्म वो होती है जो वाकई क्रिटिसिज्म होती है। तो बहुत सारे मतलब काफी लोग ये भी कहते हैं जी के घराने का मतलब ये होता है, मैं आपको ये थोड़ा सा हटके मैं जो रिप्लाई कर रहा हूँ, घराने का मतलब ये है कि आपके 3 से 4 जो पीढ़ियां हैं, या मतलब जो जिस तरह मेरे दादा थे और उनके वालिद साहब थे, और फिर मेरे दादा के जो मेरे वालिद साहब थे, फिर मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, ये हमारी कोई मेरा ख्याल चौथी मतलब पॉज जा रही है जो जिसमें हम गाना ही गा रहे हैं। मेरे दादाजी कवाल थे, मेरे नाना जी क्लासिकल सिंगर थे, गज्जू खान वाज वेरी फेमस कवाल इन देयर टाइम। तो उसके बाद मेरे ताया जी क्लासिकल गायक थे, उस्ताद मुबारक अली खान। मेरे ताया जी उस्ताद आशिक अली खान, वो बहुत अच्छे गायक थे। तो इसी तरह करके हमारा एक पूरा घराना है। तो कुछ लोग आप समझते हैं कि कुछ खास घराने हैं जिन पे लोग कहते हैं जी नहीं वही घराने हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम उन घरानों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन्हीं घरानों ने आज पूरी दुनिया में म्यूजिक का प्रचार किया है। तो अगर उसमें किसी का भी कंट्रीब्यूशन है तो मतलब मैं समझता हूँ हमें सब एक दूसरे को मोहब्बत करके, इनकरेज करके, प्यार करके आगे बढ़ना चाहिए। सही। अच्छा जावेद साहब, अब जब आप मिल ही गए हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा हम ना उठाएं ये तो मुमकिन नहीं है, तो मेरी ख्वाहिश भी होगी एक, अगर आप कुछ और हमें थोड़ा सुनाएं जो कि आपके भी दिल के करीब और हमें भी अच्छा लगे। देखिए सैरिश, आपको पता है कि सुबह सुबह आर्टिस्ट का उठना जरा मुश्किल हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल तरीन हो जाता है। अच्छा। तो मैंने वो ये आप लोगों की मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया, सबसे पहले तो ये बड़ी बात है। जो मेरा सॉन्ग रिलीज हुआ है कि ये जो
यारा इसको बार बार सुने, ताकि थोड़ा सा माहौल में खुशी आए, और लाइक करें, कमेंट करें, रील्स बनाएं, इंस्टा स्टोरी पे लगाएं, क्योंकि हमने ही पाकिस्तान के म्यूजिक को, पाकिस्तान के आर्टिस्टों को हमने ही पूरी दुनिया में प्रमोट करना है। और जिसका भी ये मैं समझता हूँ ये ड्यूटी है, उसको ये निभानी चाहिए, क्योंकि अपने मुल्क के लिए, यह दुनिया तो फानी है, एक दिन तो छोड़ के जाना ही जाना है। तो उस छोड़ जाने के लिए हमने अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा करना। चलिए, मैं जावेद साहब आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहती, अगर आपका अभी इस वक्त मूड नहीं है कुछ सुनाने का, और चलिए मुझे ये बताइएगा। हाँ बताइए। हाँ जी, प्लीज आप कैरी ऑन रखिए। नहीं, आप क्या कुछ सुनाएंगे या फिर मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़े, सुनाने वाला मामला आप उस पे हम बात कर लेते हैं ना, गाने पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह अभी आपने ये गाना बनाया है, जो नए आने वाले हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जाहिर है आप भी एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं, क्या मशवरा आप उनको देंगे, क्या उनके लिए आप तजवीज़ देंगे कि क्या करें? देखिए, सबसे जो खुशनसीबी की बात होती है वो आपका वे होता है कि आपको अच्छा रास्ता मिल जाए और सही आप उस पर कंडक्ट कर सके। तो मैं मानता हूं कि अगर आप मिसाल के तौर पे कोई भी काम करते हैं तो उसमें अच्छा रास्ता ढूंढें जो आपकी रिस्पेक्ट के लिए, आपके वालिदैन की इज्जत के लिए बहुत अच्छा हो। तो गाना सीखने के लिए जिस तरह इसमें सरगम है, यानी जा 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 रे गा बा रे गा रे 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 गा बा नी गा बा गा 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 बा नी गा बा नी बा सा गा नी नी बा बा गा 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 रे 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 दा। अब ये जो रे 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 सा है, ये एक लेगेसी है मुझे जो मिली है, वो उस्ताद मुबारक अली खान से, उस्ताद अमीर खान से, जो इंदौर वाले हैं इंडिया में। बहुत उन्होंने अपना सैरश लुहा मनवाया। इतना अच्छा कोई, मैं कहता हूँ कोई सदियों में गा सकता है, बल्कि गा ही नहीं सकता, मुझे तो ये लगता है। तो उसी तरह मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो सीख सीख के इंसान फिर एक आर्टिस्ट बन जाता है ना। एक आप जब चीजें जमा करते हैं तो वो एक उसकी शक्ल बन जाती है। अच्छा उस्ताद ढूंढे, मेहनत करें, अच्छी कंपोजिशन पे ध्यान दें। साहब, मेहनत के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस सॉन्ग फॉर यू, और अपने कीमती वाली भी बहुत शुक्रिया। और आपसे इस तरह हम मुलाकात करते रहेंगे, आप भी अच्छे अच्छे गाने बनाते रहिए। अब जनाब कुछ बात करते हैं, डिजिटल मीडिया के दौर में गुलकारों की तादाद तो बढ़ती जा रही है, मगर क्या हर गाने वाला मौसीकी की खिदमत भी कर रहा है, या ऐसे गुलकारों से म्यूज़िक इंडस्ट्री तबाही का शिकार हो रही है? ये जानने के लिए इस वक्त मोइन ज़ुबैर, जो कि इस वक्त शाम 84 घराने से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकार रफ़ाकत अली ख़ान के हमरा मौजूद हैं, उनसे इस सवाल का जवाब जानते हैं। जी मोइन। जी बिल्कुल, आज लाहौर में मारूफ म्यूज़िक कंपनी है EMI, उनकी तरफ से जो म्यूज़िशंस हैं, शोरा हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को इस मुकाम तक पहुंचाया है, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें रॉयल्टी चेक जो हैं वो तकसीम किए गए। इन चेक्स की तकसीम यकीनन काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, क्योंकि मुल्की म्यूज़िक इंडस्ट्री को जिन लोगों ने इस मुकाम तक पहुँचाया है उनको अप्रिशिएट करना यकीनन हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है। आज जिस शख्सियत की हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इनके ख़ानदान ने भी पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री को, बल्कि बर-ए-सग़ीर की म्यूज़िक इंडस्ट्री को इस मुकाम तक लाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। शाम 84 घराने से इनका ताल्लुक़ है। उस्ताद रफ़ाकत अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये जानना चाहेंगे कि सर मुल्की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, आप क्या समझ रहे हैं कि नौजवान जो अब आ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो डिजिटल मीडिया अब आ चुका है, उसकी वजह से म्यूज़िक इंडस्ट्री की खिदमत हो रही है या म्यूज़िक असल में आउट हो चुका है? देखिए जी, मैं एक नेगेटिव सोच वाला बंदा नहीं हूँ। मैं तो क्योंकि है इसलिए एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। ये अच्छी बात है। द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ कि अब म्यूज़िक इतना आम हो चुका है कि वो ख़राब भी हो गया है। उसकी जो शक्ल है असल, वो थोड़ी सी बिगड़ गई है। लेकिन मैं इसलिए खुश भी हूँ इन अदर वे, पुट्स इन अदर वे, तो उसमें मुझे ये लगता है कि लोग बजाय वायलेंस की तरफ जाने के, पिस्टल हाथ पकड़ने के बजाय गिटार पकड़ रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। लेकिन और एक जो रियलिटी शोज़ हुए हैं बहुत सारे हमारे मुल्क के अलावा भी, जो हमारे हमसाया मुल्क हैं,
उस रियलिटी शो की वजह से लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। उस डेवलपमेंट के अंदर लोगों को ये तमीज़ आई कि असली और सही म्यूज़िक का फ़र्क पता लगा उनको। जैसे आज कव्वाली इंडस्ट्री जो है वो इतनी आगे चली गई है, उसकी सबसे बड़ी वजह नुसरत अली खान साहब है, और लोगों का सूफ़ी म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट भी है, चाहे वो कोई ज़्यादा कव्वाली गाने वाला या कम गाने वाला हो, क्योंकि आपके पास तो फिल्म इंडस्ट्री है नहीं। वो जो ड्रामे कराची में एक ख़ास सेक्टर में चलते हैं, उसके पीछे 2-4 OST होते हैं जो वो कभी कभी हिट भी हो जाते हैं और वायरल भी हो जाते हैं। उसको आप मौसीकी नहीं कह सकते, वो एक सिचुएशनल सिंगिंग है। मौसीकी एक इंडिविजुअल काम होता है, वो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फिल्म का होता है। जैसे आप इंडिया की फिल्म में गाएं तो आपको 1 करोड़ रुपया भी लोग दे देते हैं कि आप देखिए इतना बड़ा। और फिर इंडियन फिल्म में गाने के बाद आप एक फ़ैशन भी बन जाते हैं कि हमने रात को फ़लाने बड़े आर्टिस्ट को बुलाया था, और वो फैशन के तौर पे उसको 5-10 करोड़ पकड़ा भी देते हैं, क्योंकि नाम चलता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो जो सीरियस म्यूज़िक है वो तो होता है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो तो होता है सीखने से, करने से, फिर आगे बंदा पड़ता है। अच्छा, आप तो 2 लाइन्स हो जाएं। तू मेरे खरम मैं फ़कीरे हजम तेरे गुन गोरे ये लब, मैं तलब ही तलब तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। जज़ाकल्लाह। और रफ़ाकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। म्यूज़िक इंडस्ट्री को सर्व करने वाली ये शख्सियत, यकीनन इनके जो अल्फाज हैं वो आने वाले जो सिंगर्स हैं जो म्यूज़िक को पसंद करते हैं और गाने को पसंद करते हैं, उनके लिए ये अल्फाज बहुत यकीनन शुक्रिया आज के मोइन ज़ुबैर, आपने रफ़ाकत अली खान से सुबह सुबह हमारी मुलाकात करवा दी है। और अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त मैं सबसे पहले गज़ा की सूरत हाल पर बात करना चाहूँगी। उम्मत मुस्लिमा को तशवीश है, इजराइल की दहशत गर्दी के खिलाफ सऊदी अरब ने आइंदा मंगल को इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास भी तलब कर लिया है। तुर्किया ने इसराइल के करीब अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की तैनाती की मजम्मत कर दी है। और चेचन लीडर रमज़ान कदरोफ ने भी फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं हमास के तर्जुमान हैं डॉक्टर खालिद कुदूमी साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले खालिद साहब मुझे ये बताएगा, ऑपरेशन तूफान अल अक्सा हमास की एक बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों ने इजराइल को बुखला कर रख दिया है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? हमास के मुजाहिदीन अब भी इजरायली इलाकों का कंट्रोल बदस्तूर संभाले हुए हैं, ये वापस गजा में पोजीशंस ले ली आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिशन शुरू हुआ था तूफान अल अक्सा के नाम से, किबला वाले मुसलमान के नाम से, और मजलूम निहत्ते बच्चों के नाम से, और मुहासर अवाम की जो गजा में है, और तंगी हालात के मगरबी किनारे में इस जंग को हमारा मुजाहिदीन ने शुरू किया था, दुश्मन के ख़िलाफ़ है, और अंदर जा कर के हमारा मकबूजा ज़मीन के अंदर पहुँच चुका है। और जिस तरह आपने फरमाया है वो एक हिस्टोरिकल स्टेज है हमारा कि इस कॉन्फ्रंटेशन है हमारा दुश्मन के साथ। यह भी मैं बताता चलो, हमारा दुश्मन अनफॉर्चुनेटली है जिस तरह हमेशा 75 साल से है कि इनके बैंक ऑफ टारगेट्स सिर्फ और सिर्फ हमारा मासूम बच्चे हैं, घर है, मस्जिद है, हॉस्पिटल है। ये मैं आपको बताता चलो कि कल हेल्थ मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारा एक तकरीबन 900 शहीद है, जिनमें से 260 बच्चे हैं, 230 लेडीज़ हैं, 22 फैमिली है, पूरा कंप्लीट फैमिली को इसको एथनिक क्लेंजिंग जिसको कहलाते हैं, या इसको कत्लेआम किया है। वो मेडिकल स्टाफ है, तकरीबन 6 मेडिकल स्टाफ शहीद हो गए हैं, 8 सहाफ़ी है वो भी शहीद हो गया। हमारा 60% है कि मेडिकल नीड्स मेडिसिन हो या इक्विपमेंट हो, इसका कमी है। बिजली नहीं है, पानी पीना के लिए नहीं है। साथ साथ के ये कुर्बानियाँ है कि तो आपके सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ताकि दुनिया को पता किस किस्म का दुश्मन हम सामना कर रहे हैं। लेकिन हमारा मुजाहिदीन ने इस मैदान में दुश्मन को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। आज के इजराइली ज़राए के मुताबिक हैं तकरीबन 1200 इजराइली सेटलर्स और सोल्जर्स हलाकत में पहुंच चुका है। डॉक्टर खालिद, अभी आप लोगों के जो जवान हैं क्या इजराइल में ही हैं या वापस अपनी पोजीशंस पर आ चुके हैं? नहीं, हमारा मिशन है, कुछ लोग अपने जगह को
अपने मिशन से कामयाब होकर वापस आ गया है, कुछ अभी तक कॉन्फ्रंटेशन में है कि उनके अपने दूसरा फील्ड मिशन है, वो ये टेक्निकल लैंग्वेज है ना, वो उसमें हम स्टेटमेंट्स का वेट कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ के हम नया स्टेज शुरू कर दिया जंग का। आज 5वां दिन है कि लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का आगाज कर दिया है कि स्पेशली सेटलमेंट्स के अंदर और मिलिट्री टारगेट्स, इजरायली मिलिट्री टारगेट्स के खिलाफ। यानी कि डॉक्टर खालिद आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब कुछ जवान आपके हमास के वापस आ चुके हैं, कुछ अभी भी इजराइल की सरजमीन पर मौजूद और अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं फलस्तीन के मकबूजा सरजमीन में। अच्छा डॉक्टर खालिद, अल अक्सा तूफान जिस मुनज़्ज़म तरीके से अबाबील की तरह हमास के जवान इजराइल में उतरे हैं वो काबिल तारीफ है। इजराइली इंटेलिजेंस से छुप कर इस ऑपरेशन की तैयारी कितना बड़ा चैलेंज था आप लोगों के लिए, ये कैसे मुमकिन बनाया आप लोगों ने, क्योंकि सारी दुनिया हैरान है इस पर। जी बिल्कुल है कि ये भी मैं बताता चलूँ कि 10 दिन पहले हमारा मुजाहिदीन ने फिजिकली मिलिट्री मनोवर्स है कमिट किया है गज़ा और मकबूजा इलाका के दरमियान में इजरायली आर्मी के सामने। फिर भी उनका जो फेलियर है कि इंटेलिजेंस का और सिक्योरिटी का है, वो वाकई हमारा मुजाहिदीन के लिए काबिल तहसीन भी है कि और दुश्मन को सरप्राइज़ किया है। ये एक्सपीरियंस है कि सालों साल के ऊपर के हमारा मुजाहिदीन स्पेशली साइबर के फील्ड में है, इंटेलिजेंस की फील्ड में कुछ इजरायली मिलिट्री एक्सपर्ट्स इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के, हमास के मुजाहिदीन, इनके पास डिटेल्ड मैप है सेटलमेंट्स का। यानी मतलब वहाँ के मैंने भी देखा है कि कॉन्टैक्ट के थ्रू से कि हमारा मुजाहिदीन के अम्बुश की भी करने का कोशिश किया, बल्कि कामयाब हुआ तब सेटलमेंट्स के अंदर है। यानी हमारा जंगजू के उधर के घूम फिर रहे हैं, इजरायली सेटलर्स के अंदर है, हमारा मकबूजा सरजमीन के अंदर है कि वहाँ ये बहुत बड़ा कामयाबी जिस तरह आपने फरमाया। अच्छा डॉक्टर खालिद, गज़ा में क्या सूरत हाल है? वहाँ पर बताया जा रहा है कि पानी और बिजली सब कुछ बंद कर दिया गया है, वहाँ पर लोग काफ़ी परेशानी की सूरत हाल में है। ये जो मकबूजा का इलाका है वहाँ पर क्या सूरत हाल है अभी? ये मैंने अर्ज़ किया था आपके खिदमत में है कि वो तकरीबन हमारा शहादतें हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, और उल्टा है कि इजरायली फोर्सेस है, इन्होंने के रफ़ह गेट को जो ओनली क्रॉसिंग बॉर्डर हमारा और मिस्र के दरमियान में दुनिया के लिए, उसको भी बम्बार्डमेंट किया है, बॉर्डर्स को भी सील किया है कि मेडिकल इक्विपमेंट के सामने और मेडिकल नीड के सामने है। यानी ये एक क्रिमिनल वॉर्स को कमिट किया जा रहा है हमारा आवाम के ख़िलाफ़ है। मगर मैं ये असली चेहरा है कि ज़ायनिस्ट रजीम का, जो 75 साल से हम आवाज़ को बुलंद करने का कोशिश कर रहे हैं कि और इस जराइम को दुनिया के लिए बयान करने का कोशिश कर रहे हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली अफसोस ये है 7 अक्टूबर ही लग रहा है कि दुनिया को ध्यान आया हुआ कि जी फ़लस्तीन में कोई मसला मसाइल हुआ कि इसीलिए कि इसराइल को नुकसान खाया है। आज इसराइल को नुकसान खाना की वजह से अमेरिका बोलना शुरू कर दिया है कि और मदद देने को ऐलान कर दिया। आप कैन यू इमेजिन $8 अरब मिलिट्री इमदाद को ऐलान कर दिया है अमेरिका ने, वो भी जंग के दौरान मिलिट्री सपोर्ट। मतलब ये दैट मेक्स अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस बैटल, और अमेरिका को इस जंग में है यानी फिजिकली और डायरेक्टली हमारे बच्चों को शहीद करने में ये इजराइलियों को शिरकत की है। सही। अच्छा डॉक्टर खालिद, आपसे कुछ ममालिक ने किया, आप लोगों से भी राब्ता किया है मिलिट्री या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए? सपोर्ट के लिए है कि तो अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी जगहों से हैं, स्पेशली मिलिट्री पॉलिटिकल साइड हैं, अवाम भी हमारा साइड में है कि कुछ गवर्नमेंट्स का इनका डिप्लोमेटिक अप्रोच पहले से है। हमारा कुछ अजीज़ी दोस्त ममालिक है कि पहले से, आज की बात नहीं कर रहा हूँ,
इनके इनके मिलिट्री सपोर्ट को जारी हैं और अब भी उसके फ़ायदा नज़र में आया। अच्छा डॉक्टर खालिद, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इजराइल बार बार इंटीमेट कर रहा है कि बड़ी जंग का ऐलान या फिर इंदिया दिया जा रहा है कि जी बड़ी जंग अब आगे शुरू हो सकती है, तो आप लोग इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, हिकमत अमली क्या है जहन में? देखिए, इससे बड़े जंग क्या होने वाले हैं, हम हमारा के दस्तनी के लिए हम तैयार हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ और पहले भी सारी दुनिया को बताया। हमारे पास दो सिनारियोज हैं, या दुनिया है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल अप्रोच से इजराइल को प्रेशराइज करके ताकि हमारा हुकूक को मुस्तरद किया जाए, और वो जाहिर में कि नहीं हुआ, लिहाजा कि हम एक कंपल्सरी ट्रैक में है और वो है कि हम अपना आप को खुद डिफेंड करें। अब देखिए, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक को सारी फ़िलिस्तीन है ऑक्यूपेशन के अंदर है, लिहाजा कि इट इज़ इम्प्लिसिट कि जी हम अपना आप को डिफेंड करने का राइट बनता है। हम इस जंग को जारी रखेंगे, हम अपने दिफा में इस जंग को जारी रखेंगे हैं, हमारे मासूम बच्चों के नाम पे और हमारा प्रिजनर के नाम पे। सिर्फ और सिर्फ हम उम्मत से ये इंतज़ार है, ये तवक्को कि हम इस गोल्डन काफिला के आज़ादी की काफिला में शरीक हो जाए, किबला अव्वल मुसलमानों को आज़ाद किया जाए और इस जुल्म को, जो तारीख़ी जुल्म, जो एक वाहिद तारीख़ी जुल्म जो अभी तक है कॉलोनियल एरा से है, यानी इजरायली रजीम है, उसको ख़त्म किया जाए। सही। डॉक्टर खालिद, मुझे ये भी बताएगा कि आप लोगों के पास जो इजरायली कैदी मौजूद हैं वो किसी भी जंग में कसासे की हैसियत रखते हैं, तो क्या आप लोगों के जहन में है, क्या कोई मुतालिबात मनवाए जाएंगे उन कैदियों के बदले में? देखिए, अर्ज़ किया है कि हमारा के कोई 4000 प्रिजनर्स है इजरायली जेल में, तो सालों साल से है उधर है कि वो बहुत ही वीर्द वज़ियत में है कि इनका कोई बेसिक हुकूक को भी नहीं दिया जा रहा है, और हमने दुनिया को बहुत डिमांड किया है कि जी इंटरवीन करना, लेकिन फिर वही मैं अर्ज़ किया कि जी लगता है कि हमें खुद करना पड़ा। आज इजरायली एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन के स्टेटमेंट के मुताबिक 100 से लेकर 150 इजरायली सोल्जर्स मुजाहिदीन के कब्ज़े में हैं, और अबू उबैदा जो स्पोक्स पर्सन है अल-क़स्साम ब्रिगेड का है कि इन्होंने अपने हमारे हीरोज़ जो इजरायली जेल के अंदर एक मैसेज भेजा है, ऐलान कर दिया है कि आपके आज़ादी का दिन नज़दीक हो गया है। इसके समझ में आया है कि जी मतलब कि मुकावमत और तहरीक मुज़ाहमत के हाथ भरा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है, और ज़ाहरी बात अभी तो कुछ ऐसे में नहीं आया है कि कोई निगोशिएशन या कोई ऐसे प्रोसेस, मगर हमारे पास जनरल्स भी हैं, हमारे पास सोल्जर्स भी है, हमारे पास सेटलर्स भी हैं, जो इंशाअल्लाह ताला के वो कभी भी आज़ाद नहीं होंगे जब तक हमारा प्रिजनर्स आज़ाद नहीं होंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद कुदूमी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इस हवाले से आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है और आप लोग क्या सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब जनाब आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहती। डॉक्टर खुरम इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच। और आज माशाल्लाह चमक रहे हैं आप, तो चमकती हैं, मैं आज तो मैचिंग हो गई है। आज तो मैचिंग है, बिल्कुल लोग कहेंगे प्लानिंग करके आए। बिल्कुल जी, आज ऐसे ही लग रहा है। डॉक्टर खुरम, हेल्थ एंड फिटनेस की अगर बात की जाए तो आयरन की स्पेशली मैं बात करूंगी। हमारी बेशतर जो समझे आबादी है ना जी, वो आयरन डेफिशिएंसी का शिकार है, और ये सबसे बड़ी वजह है चेहरे पर छाइयों की, पिगमेंटेशन की। बहुत बड़ी वजह। अच्छा, एक और आप देखिए, किसी का भी टेस्ट कराएं कैल्शियम की कमी आती है, कैल्शियम की कमी आएगी। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ दूध पीने का रुझान नहीं है। अच्छा, दूध बिल्कुल एक बड़ी बेसिक, हाँ, उसमें कुछ चलो ऐड कर लें, आप मिल्क शेक बना लें, दही लस्सी बना लें। अच्छा, एक ये इसमें बड़ी आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है कि जी स्मेल आती है, मुझे पसंद नहीं है। भाई देखिए, जैसे बच्चा एक छोटा होता है, वो जब मॉन्टेसरी जाना शुरू करता है, उसको कहाँ पसंद होता है कि माँ की गोद छोड़ के वो स्कूल जाए, मगर आपको फॉर योर बेटरमेंट आपको करना पड़ता है। इसी तरह आपको ये दूध पीना है आपकी बॉडी के लिए। अच्छा, क्वांटिटी थोड़ी हो, ठीक है, उससे आपकी कैल्शियम कमी पूरी होगी। प्लस आयरन की कमी बहुत ज़्यादा है, और आप ये आपको पता ही है कि पाकिस्तान में एक तो हमारे यहाँ जिन लोगों के पास माशाल्लाह वेल टू डू हैं, वो भी बैलेंस खाने नहीं खाते, कभी जंक फूड खा रहे हैं। अच्छा, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन तो ऐसी है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते ना प्रॉपर खाना, तो उनकी ग्रोथ ही नहीं है बच्चों की। अच्छा, जो बड़े लोगों में आयरन की कमी है, वो समझते हैं कि जी आयरन भी मैं गोश्त खाऊंगा तो सही होगा। नहीं, हरे पत्ते,
मूली के पत्ते, जो आप मूली पकाते हैं उसके पत्ते भी आप फेंके नहीं, सलाद पत्ता, मूली का पत्ता और साग, दाल साग आप बना के खा सकते हैं। अच्छा कुछ लोग मैंने बड़ा हैरान हो जाता हूँ, तो सर्दी आ रही है, साग आएगा, साग का मौसम आ गया जी, बिल्कुल। अच्छा सेकंड चीज मैंने लोगों को देखा जी, साग से बड़ा साग बड़ी बुरी लगती है जी, ये क्या आपने पत्ते बता दिए, ठीक है। अच्छा कलेजी में से बदबू आएगी, कलेजी भी अच्छा कलेजी पकाना भी हर कोई नहीं जानता ना, वाकई कुछ लोग पकाते हैं ऐसी किस्म से स्मेल आ रही होती है, नहीं खा सकते आप, वो कच्ची कच्ची लगती है, ठीक है। अच्छा और सेकंड चीज, चलो कलेजी बहुत आगे चले एडवांस हो गया, मगर आप सलाद तो खा सकते हैं, पालक तो खा सकते हैं, बीट रूट खाएं, बीट रूट, अच्छा ABC जो एक बड़ा जबरदस्त है, सेब तो खा सकते हैं, सेब नहीं खा सकते, बेर तो खा सकते हैं, ये चीजें तो आपके पास मौजूद। बेर में बहुत आयरन है, बेर जो है वो बड़ा ही सस्ता भी होना चाहिए बस, चले खट्टा भी हो जाए, छोटा वाला जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, स्कूल के बाहर जो छोटे होते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा हो तो क्या बात है। मैंने तो खैर बड़ा ही खाया है, छोटा मेरा गला खराब हो जाता है, मैं नहीं खाता। गला नहीं, अच्छा हाँ सही बात है, किसी को सूट नहीं करता। बड़ा तो देखिए, अच्छा बड़ा भी पूरा पाकिस्तान की ऐसी जो एक तरीके की बेरी है ना, वो भी पाकिस्तान की जो आबो हवा है उसमें बेर का दरख्त आप खुद लगाएं घर में। वैसे तो बेरीज इतनी महंगी है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, रेड बेरीज, ब्लू बेरीज तो बहुत, रसबेरीज बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। देखिए इसके हमारे पास शहतूत है, घरों में भी होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फालसा है, ठीक है, ये भी बेरीज हैं, ये बहुत सस्ती, आयरन की कमी पूरी होती है, फाइबर पूरा मिलता है, आपके अंदर बड़ी बॉडी में एनर्जी आती है, तवानाई आती है, तो ये चीज़ें बड़ी सस्ती हैं अगर आप इस्तेमाल में रखें। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं डॉक्टर खुरम, ये जो हम लोग रंग पहनते हैं ना जी, इसका भी एक रिफ्लेक्शन होता है जो चेहरे पर आता है। कुछ लोग अक्सर मैंने नोटिस किया, उनको बड़ी सेंस होती है कि अगर मेरा रंग सांवला है तो मैंने किस तरह के कपड़े पहनने हैं, अगर मेरा रंग फेयर है तो मुझे कैसे कपड़े अच्छे लगेंगे। लेकिन खैर एक क्रेज तो है कि रंग गोरा हो, चेहरे पर छाइयाँ ना हो, क्लियर ग्लोइंग स्किन हो, तो आज आप लेके क्या आए इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़, इसके बाद इतना मैं यूज़ करता हूँ, इतना यूज़ करते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है, इतनी कहानियाँ हैं इसकी, इतने फसाने में आपको बताऊँ, हर कोई इसके बारे में। देखिए वाइटनिंग इंजेक्शन है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर तो ये है वो वाइटनिंग इंजेक्शन, ये है वो वाइटनिंग इंजेक्शन। अच्छा देखिए, और मैं इसको हम दिखाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसमें ड्रॉप्स डाल के दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये हैवी होता है क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, ये देखिए टिश्यू रखा है हम उसके अंदर थोड़ा सा, ये देखिए आप, और ये जो है ये देखिए ये थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है। अच्छा ये आपकी बॉडी में ग्लूटाथायोन विटामिन C, उसी की एक एडवांस फॉर्म है, पाउडरी फॉर्म, जिसको डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड और कोलेजन। अच्छा ये इन्वेंट हुआ था एंटी कैंसरस। अच्छा कैंसर मैंने कह दिया, लोग कैंसर तो समझ गए, एंटी समझ में नहीं आया, वो आंटी समझ रहे हैं। नहीं आंटी नहीं, एंटी मतलब एंटी कैंसरस है, आप ये लगाते हैं, कैंसर का इलाज भी है ये। अच्छा वैसे हमें नाजरीन लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, जिनके ज़हनों में ये सवाल आ रहे होंगे ना, वो लाइव कॉल करके हमें पूछ सकते हैं कि डॉक्टर खुरम क्या बता रहे हैं, या फिर कौन ये लगवाना चाहता है और इसके साइड इफेक्ट से डरता है, तो वो किसी भी तरह का सवाल कर सकता है। अब आप बताएं, ये जो ग्लूटाथायोन है जी, ये क्या काम करेगा? अच्छा ये एक विटामिन है जो कि आम तौर पे होता है नाशपाती में, जो कि आम तौर पे होता है अनार में, जो कि आम तौर पे होता है गाजर में, कलेजी सारे में, सर्दियों के फलों में, ठीक है। इसके अलावा गर्मियों में हमारे पास कैरी का शरबत जो होता है, तरबूज जो होता है, तरबूज बहुत बड़ा सोर्स है। अच्छा ये आपकी बॉडी में, मैं कभी भी लोग लगाते हैं, वो एक आजकल चलिए ड्रिप से लगा रहे हैं, लेटे हुए हैं जी, घंटों लग रहे हैं, ड्रिप से भी लगता है। इंट्रावीनस का मतलब है आपकी वेन्स में, ठीक, और मसल्स का मतलब है आपके बाजू में लगाएंगे, या आप बाज़ लोगों को हिप्स में लगा, जब पेन होता है तो लगवाते हैं, मगर बाजू परफेक्ट है। अच्छा इससे क्या होता है कि जब आप मसल में लगाते हैं तो ये जो डोज है ये आपकी बॉडी में जाने के बाद 8 घंटे आराम से सर्कुलेट करती है, ठीक है। और वेन्स में लगाते हैं तो फौरन जाता है, हो सकता है आपको वॉमिटिंग हो सकता है आपको चक्कर आए, हो सकता है आपको फ्लैशिंग हो, सुर्खी आ जाए, हो सकता है आपको थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप ना एंग्जाइटी हो जाए, तो इसलिए इंट्रामस्कुलर वैसे। मगर एक तो प्लीज़, एक तो डॉक्टर से लगवाना है आपको, नेट से डिब्बे नहीं खरीदने हैं। अच्छा मैं दुबई जा रही हूँ तो आप मुझे पैक कर दें, पैक नहीं हो सकता, ये कबाब पराठा नहीं है, ठीक है जी। आप यकीन करें, अभी भी एक खातून इतनी समझदार, अभी परसों की बात, मेरे देखिए 15 दिन का विजिट है, 4-5 तो मैं लगवा लेती हूँ, बाकी आप एक काम करें। देखिए तो अच्छा मैं बताऊँ, देखिए इसका कॉस्ट जो होता है 12 to 14 का होता है। आप सही कह रही हैं, बड़े सवालात निकल रहे हैं। 12 to 14 इंजेक्शन का एक फुल कोर्स होता है, ठीक है। अच्छा आपने एक दफ़ा अटेन कर लिया, जैसे आपने अगर BA कर लिया है
तो आप बीए करने के बाद आपने एक डिग्री आपको मिल गई, आप भूल नहीं जाएंगी पढ़ाई। रिफ्रेशर कोर्स होता है, साल 1.5 साल बाद हल्का सा आप एक उसकी बूस्टर डोज देते हैं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने मुझे आके कहा कि जी मतलब ये फॉर लाइफ टाइम फिर लगवाने पड़ते हैं बूस्टर डोजेस? देखिए नहीं, देखिए एक दफा आप देखिए लाइफ तो देखिए भाई, गोरे आप मुस्तकिल रहेंगे या फिर आप काले हो जाएंगे कुछ टाइम देखिए ये आपका स्टूडियो, मुझे बताएं आपसे सारे, आज आपका इंटरव्यू, ये आपका स्टूडियो इसी तरह जगमगाता रहेगा, ये खराब हो जाएगा, इसकी सफाई भी नहीं करेंगे, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस, ठीक है। लोग कहते हैं ना जी बड़ा, मैं आज भी आता हूँ, यही तो आपसे पूछ रही हूँ कि मेंटेनेंस तो फिर चलती इसी तरह जैसे अभी हमारे एक रिपोर्टर थे, एक अरब साहब आए, वो कहने लगे कि जी मैंने सुना था कि आप जिस शहर में रहते हैं कराची, ये बड़ा खूबसूरत शहर था, पेरिस ऑफ द ईस्ट कहलाता था, आज तो ये मोहनजोदड़ो से टक्कर का है। तो बात यही हुई कि अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो चाहे वो शहर हो, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे वो स्टूडियोज हो, वो कभी भी अटेन आप एक दफ़ा चीज़ बन गई उसकी मेंटेनेंस, यही तो मेंटेन। देखिए आप एक कंपनी बनती है, उसका स्टैंडर्ड आपने कंपनी बना दी, कामयाब हो गई। हमारे यहाँ क्या होता है कि उसको वो कहलाता है, ख़ास तौर पे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपका क्वालिटी कंट्रोल होता है। इसी तरह बॉडी की क्वालिटी कंट्रोल करना है आपको, डाइट अच्छी लें। बिल्कुल। अच्छा, अभी हमें दूध पीना, डाइट अच्छी, बिल्कुल। एक कॉलर ने भी ज्वाइन किया है, सोबिया सियालकोट से मैं ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, क्या पूछेंगी आप? वालेकुम, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरा जो बेटा है वो 2.5 साल का है और डॉक्टर ने उसको दूध बंद कर दिया कि उसकी आंखों की दूध से एलर्जी है। समझ नहीं आई, फिर से बताइएगा। बेटा आपका 2.5 साल का, उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको दूध से एलर्जी है। दूध से एलर्जी है उसको, बच्चे को दूध से एलर्जी है। अच्छा, उसको आपने डॉक्टर ने लैक्टोज इंटॉलरेंस बताया उसको? उन्होंने दूध चुटाया था तो वो मिल नहीं रहा बाजार से। उन्होंने कहा अगर आप दे सकते हैं तो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप कहाँ से बोल रही हैं? सियालकोट से। सियालकोट से। सियालकोट में तो इस तरह के बहुत सारे स्टोर्स हैं, आप वहाँ से कहें सोया मिल्क लें, सोया मिल्क ले सकती हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंट बच्चों के लिए अलग से मिलता है, वो ले सकती हैं। उसके अलावा बच्चे को आप दही का आहिस्ता इस्तेमाल करें। अच्छा, और उसकी ग्रोथ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप दूध कभी नहीं उसको इस्तेमाल कराएंगी, डेफिनेटली उसको शदीद एलर्जी होगी। उसको वो लैक्टिक एसिड होता है, उसकी टॉलरेंस नहीं होती, तो आप उसको ग्लूटेन फ्री डाइट दीजिएगा और लैक्टोज के लिए आप लैक्टोज फ्री दूध दें। तो उसके अलावा आप सोया मिल्क दे सकती हैं, आमंड मिल्क दे सकती हैं, बादाम का दूध होता है, ठीक है, वो दे सकती है। इसके लिए आपको मेरा ख्याल है किसी बड़े स्टोर पे जाना होगा जहाँ पर ये सब चीजें अवेलेबल होंगी और आराम से आपको मिल जाएगा। और वैसे आपको कोई सोया मिल्क या आलमंड मिल्क ये बड़े एक्सपेंसिव होंगे। अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर बोलेंगे ना लैक्टोज फ्री मिल्क चाहिए, तो वो आराम से आपको, बहुत सारे ब्रांड्स अब तो आ गए हैं, आराम से मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। और पानी में कुछ पाउडर से मिक्स करके बच्चों को पिला देते हैं, और वो हेल्दी होगा। लोग समझते हैं जी मैं मिलाऊंगी मिक्स करके तो हेल्दी नहीं, नहीं बिल्कुल हेल्दी होगा, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, आप बता रहे थे डाइट के हवाले से। जी, डाइट की। अच्छा देखिए, एक दफा आपका रंग आपने अटेन कर लिया, मगर आप कभी सैलून से नहीं लगवाएंगे, ठीक है, नेट से नहीं लेके खरीदेंगे। जो आजकल एस्थेटिक क्लिनिक्स निकल रहे हैं, आप यकीन करें, मुझे समझ में नहीं आता। मुझसे तो आके लोग पूरा डिग्री आपने MBBS कहाँ से किया, आपने स्पेशलाइजेशन कहाँ से किया, इंग्लैंड से किया। अच्छा, वहाँ जो जाते हैं वो एक, मैं कौन फलानी एस्थेटिक क्लिनिक्स, वहाँ एक खातून थी, डॉक्टर कह तो रही थी, मगर वो उन्होंने कहा मैं फिजियोथेरेपिस्ट, या तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट है या कोई सैलून की आंटी है वहाँ पर, या फिर कोई और कोई टेक्नीशियन है। बड़ी अजीब सी बात नहीं, जब लोगों के स्किन के साथ खेल रहे हैं यार। मतलब अगर आपके पास डिग्री नहीं है रिलेटेड टू योर फील्ड, तो हाउ कैन यू डू दिस कि आप जनाब उसको इंजेक्शंस लगा रहे हैं मुंह के ऊपर और फिलर्स डाल रहे हैं, पता आपको कुछ नहीं पड़ा, बॉडी में लगा रहे हैं, आप बॉडी में लगा रहे हैं। अच्छा, लोग, मुझे हैरान होता हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, अगर डॉक्टर क्वालिफाइड है और कोई आपका स्कैम नहीं कर रहा आपके साथ, ठीक है, तो वो जब आपकी स्किन का ट्रीटमेंट होता है, स्किन नहीं होती है, छिलका नहीं है, आपका पूरी बॉडी आपके हार्ट, आपकी किडनी से लिंक्ड है। अच्छा, वहाँ सैलून में जाते हैं वो तो उनको कुछ नहीं पता, एक ही चीज़ उन्होंने, एक ही मशीन घुमा दी वो पूरे चेहरे पे, ठीक है, या बॉडी पे भी, ठीक है। इंजेक्शन आप कभी भी सैलून से नहीं लगवा सकते। ये एस्थेटिक क्लिनिक आप गए हैं, ठीक, किसी भी क्लिनिक गए आप, डॉक्टर, आपको पता तो हो कि डॉक्टर है कि नहीं है जी, ये बड़ी खतरनाक। अच्छा, और ये माहा ने प्लीज, माहा कहाँ से कॉल कर रही है? अस्सलाम वालेकुम माहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से कॉल कर रही हैं, पूछेंगी क्या? मैं कोयटा से कॉल कर रही हूँ। जी। अच्छा, मैंने डॉक्टर खुरम से पूछना था कि मैंने कुछ अर्से पहले पिगमेंटेशन क्रीम यूज कर ली थी। जी, कौन सी वाली माह आपने यूज की थी? फ्लाइट्रो यूज की थी मैंने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो यूज जब तक मैंने की तब तक तो मेरी स्किन का कलर बिल्कुल ठीक था। हाँ हाँ। जब वो मैंने छोड़ी है, जाहिर मैं बाहर भी जाती हूँ तो टैन हो गया की वजह से। जी, टैनिंग हो गई, ब्लैक होगी, कुछ उतर गई है, कुछ रह गई है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ब्लैक था, बिल्कुल बिल्कुल। तो
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। अच्छा देखो, ये क्रीम जो आपने बताई है हस्बे ज़रूरत और बड़ी कम क्वांटिटी में यूज़ होती है। आपको जिस किसी ने भी गाइड किया, ये आपने नेट से तो नहीं ली है माहा? नहीं, बिल्कुल नेट से नहीं ली। बिल्कुल। अच्छा देखिए, इसको लगाने से क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लगाते हैं, स्किन बर्न सी हो जाती है। अब आप मुंह धोती होंगी तो आपको बहुत ड्राइनेस महसूस होती होगी, और कहीं पे आपको पैची, कहीं टैन हो गया होगा, कहीं डार्क हो गया होगा, है ना? जी बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। अच्छा, आई की साइड से तो बिल्कुल ऐसे जैसे पैचेस रह गए हैं जी, और थोड़ा सा आपकी जैसे स्किन यहाँ से हल्के से लाइट से ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स भी आ जाते हैं, है ना? क्रॉस जहाँ से हाँ जी, जहाँ फ्लेकी हो जाता है। जी बिल्कुल, लाइनिंग सी बस अब आप वो बिल्कुल नहीं लगाएंगी। और मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूँ, क्वेटा में आराम से मिलेंगी, आप खुद घर में बनाएंगी, और खुद रेडीमेड चीजें, और आप देखिए कितना जल्दी रिजल्ट आएगा। आप क्या करेंगी, आप विटामिन ई का ऑयल लेकर आएंगी, ठीक है? विटामिन ई की ऑयल, ठीक है, फार्मेसी से लेंगी, ठीक है? उसके साथ आप जाके लेकर आएंगी कैनाकॉम क्रीम के 3 ट्यूब, ठीक है? कैनाकॉम, KENACOMB, ठीक है? कैनाकॉम क्रीम, ठीक है? उसके साथ आप 3 ट्यूब लेकर आएंगी फ्यूसिल, FUSIL, ठीक है? और उसके साथ आप लेकर आएंगी विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड सिरम, नहीं लाएंगी आप, क्रीम लेकर आएंगी, विटामिन सी की क्रीम, ठीक है? आपने क्या किया, रोजाना आपको 3 टाइम प्रिपेयर करना है। आपने 1 टीस्पून लिया विटामिन ई का ऑयल, ठीक है? उसमें आपने जितना टूथब्रश पे थोड़ा सा इतना टूथपेस्ट लगाते हैं ना, आपने डाला फ्यूसिल क्रीम और कैनाकॉम क्रीम, ठीक है? और इसकी डबल क्वांटिटी में आपने डाला विटामिन सी की क्रीम, ठीक है? और इसके साथ 1 चमचा आपने ऐड किया ग्लिसरीन, और ये आप पूरा चेहरा, ठीक है, खास तौर पे ये जो सॉकेट, आई सॉकेट है अराउंड द लिप्स, ठीक है, नेप ऑफ द गर्दन और नेप ऑफ द नेक पे अच्छी तरह से मसाज करें। लगा के आप बाहर भी जा सकती हैं, मेकअप भी कर सकती हैं, आपको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, आप इसके ऊपर लगा के किचन में भी जा सकती हैं। डे क्रीम, नाइट क्रीम, बाहर जाने की क्रीम, सनस्क्रीन, आपका फाउंडेशन यही है, इसी के ऊपर बेस पे आप मेकअप करें। और हमें 1 हफ्ते में माह जरूर बताइएगा, फिर मैं कुछ आपको एक और इसमें चीजें चेंज करूंगा। चलें जी, जबरदस्त माह ने बहुत जबरदस्त सवाल उन्होंने निकाला और तरीका बताया कि जो क्रीम थी, ठीक है, वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है। अच्छा, लड़कियां समझती हैं कि जी जरा वो बड़ा एकदम से चमका देती है ना, आगे चल के वो बड़ा आपको जला देती है, क्योंकि एक उसके हर एक की चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। उनका गलती नहीं है, वो समझी कि शायद वो मैं नॉर्मली यूज़ करूंगी, किसी ने सही गाइड नहीं किया। जी। अच्छा डॉक्टर खुरम, आप मेरे साथ रहिए, उनके कॉलर्स भी हमें कॉल कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आपसे मैंने भी पूछनी है, लेकिन अभी जो मैंने बात करनी है वो है जी स्पेन की कर्तबा यूनिवर्सिटी में PhD करने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्म है अवैस अहमद हराल, जो कि दुनिया के टॉप 2 साइंसदानों में शामिल होकर पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। और अवैस पाकिस्तान के फैसलाबाद के एक छोटे से गांव से शुरू होने वाली अपनी PhD के सफ़र के दौरान ये एजाज़ हासिल करने वाले वाहिद पाकिस्तानी तालिब इल्म है। और अपने करियर के दौरान अवैस अहमद हराल ने 100 से ज़ायद साइंसी मकाले तनसीफ़ किए हैं, जिनकी मजमूई असरात 1000 से ज़ायद हैं। इसके अलावा उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के शोबे में 9 साइंसी किताबों के एडिटर के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं। 2023 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री में रुकनियत से नवाजा गया। 2021 में उन्हें सऊदी केमिकल सोसाइटी से यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला है। तो जनाब क्या ही बात है हमारे अवैस अहमद हराल साहब की, जो कि यंग साइंटिस्ट हैं, तो उनको हम वेलकम करते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया अवैस आपके वक्त का, वेलकम टू आवर शो। आप इस कामयाबी को कैसे देखते हैं? आपको टॉप 2 साइंसदानों में शुमार किया गया है, इस कामयाबी पर कुछ लबकुशाई कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इनवाइट किया और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब कर सकूं। ये जितनी भी अचीवमेंट्स आपने एक्सप्लेन की, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू डेडिकेट दिस टू माय पेरेंट्स मिस्टर मोहम्मद असलम हरल एंड माय मदर अलजवाई, एंड इसके साथ एक मेरे मेंटर जो कि डॉक्टर इकराम थे थ्रू आउट माई कैरियर, जो भी मेरे साथ हैं। I would also like to dedicate him as well as University of Lahore, जिसने मुझे पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिसकी बेस पे मैं अपने आप को इस तरह की अचीवमेंट्स की तरफ लेके आना शुरू हो गया, जिसमें डॉक्टर आरिफ नज़ीर शामिल थे, डॉक्टर उमर यूनुस, डॉक्टर परवेज़ और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की ऑलमोस्ट ऑल फैकल्टी जो कि मेरे साथ बहुत ही कॉम्पिटेंट भी थी और कोऑपरेटिव भी थी। तो उसके साथ फिर यूरोप का सफ़र और यूरोप की तालीम और उनकी अचीवमेंट्स, और वो फिर साथ साथ चीज़ें ऐड होती गई और एट द एंड आई गेन दिस
award as 2% scientist in the world during my PhD. जबरदस्त। अच्छा वैसे कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं, मतलब ठीक है आपका रुझान तो इस तरफ हुआ, सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा? Well, to be very honest, जब ये सफ़र स्टार्ट हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी लंबी रेस का भी घोड़ा हूँ। जब स्टार्ट हुआ था तो पहले 2 से 3 साल इतने टफ थे इन रिसर्च के, हमें लग रहा था कि हम कुछ भी नहीं अचीव कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पे आपको ऐसी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, ऐसी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है कि आपने गिव अप नहीं करना। हमारे आज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वो गिव अप कर देते हैं, तो खैर हमने वहाँ पे गिव अप नहीं किया और अपने काम को कंटिन्यू रखा। लेकिन फिर भी आई वाज नॉट इवन बिलीविंग दैट। और जब ये अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड हुआ, जब ये लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड हुई, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजी कि आपका नाम इस लिस्ट में आया है। तो मैंने उसे कहा नो वे, विल बी अल्लाह। तो फिर उसने मुझे लिस्ट भेजी और फिर मैंने चेक किया लिस्ट को खुद भी, तो आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड। और लाइक इसमें हर चीज इन्वॉल्व होती है। आपके माँ बाप की दुआएं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बेशक। जिसकी बेस पे आप किसी भी मुकाम पे जब भी पहुंचते हैं तो उसमें आई थिंक सो सबसे बड़ा करिकुलम ये होता है कि आपके माँ बाप आपके लिए वैसे तो हर माँ या बाप अपने बेटे या बेटी के लिए सक्सेस ही मांग रहा होता है, लेकिन वो जो स्पेसिफिक दुआएं होती हैं या किसी स्पेसिफिक बच्चे के लिए होती हैं वो बड़ा मैटर करती हैं। जब वो एक उनकी दिल से निकलती हैं तो आई थिंक सो वो अर्श को भी हिला देती हैं। तो नो डाउट मेरे साथ मेरे माँ और बाप की दुआएं मौजूद भी थी और उनका करिकुलम मौजूद था, और इसीलिए हर जो सक्सेस है वो शायद मेरी है ही नहीं, वो उनकी है और उनको ही डेडिकेटेड है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे वैसे बताइएगा ये नैनो टेक्नोलॉजी जिसमें आपने 9 किताबें लिखी हैं, इसके बारे में बताइएगा कि ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है और ये फार्मूला जो इजाद हुआ, जो पानी को काबिल इस्तेमाल बनाकर पीने का पानी बनाने का फार्मूला भी इजाद किया, आम लोग इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? जी सबसे पहले तो नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है कि नैनो का मतलब एक्चुअली में 9 है। अगर हम हमारे बच्चों को, एक तो ये है कि हमारे बच्चों को आज तक अपडेटेड बुक्स दी ही नहीं गई, तो नैनो केमिस्ट्री या नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअली में इनडायरेक्टली एक एडवांसमेंट है। आप इस वक्त फोन यूज कर रहे हैं, आप इस वक्त जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी उसकी बेस, उसकी डेवलपमेंट सारी नैनो टेक्नोलॉजी है। अगर आप देखें तो पहले कंप्यूटर्स आई थिंक सो एक कमरे का होता था, आज वही कंप्यूटर इन योर पॉकेट है। तो इन चीजों को यानी कि चीजों को छोटा करके और ज्यादा अफादियत वाला बना देना, इसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी फिर आ गई एनर्जी पे, जैसे कि इस साल नोबेल प्राइज भी केमिस्ट्री में नैनो टेक्नोलॉजी को मिला, क्वांटम डॉट्स पे। तो नैनो टेक्नोलॉजी और उसके एडवांसमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सुपर कैपेसिटर्स, ये एक्चुअली मेरी फील्ड है। इस रिसर्च वर्क पे मैं काम कर रहा हूँ। जो वेस्ट वाटर का काम है, अब जैसा कि हमारा एक्चुअली पाकिस्तान में 2 ही तो मेन प्रॉब्लम्स है, एक पोल्यूशन का प्रॉब्लम है और दूसरा जो है हमारी लोड शेडिंग, हमारी एनर्जी कंजप्शन और हमारी एनर्जी डिमांड। वो अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट विया नैनो टेक्नोलॉजी या एनर्जी विया नैनो टेक्नोलॉजी, ये वर्क था। और मेन उसका पॉइंट यही था कि हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे एग्रीकल्चर के यूज के तौर पे बना सकते हैं। मींस हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी गंदा था उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट के तौर पे कैसे ला सकते हैं। लेकिन फिर हम उसके ऊपर काम करते रहे एंड एट द एंड वी गेट इट कि हम उसको पीने के काबिल भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान और सिंध में इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि वाटर के ऊपर। अच्छा मवैस, जैसे कि आप यूरोप के कम उम्र तरीन पाकिस्तानी साइंसदान हैं और वो लोग जो कि केमिस्ट्री से लगाव रखते हैं, मैं चाहूँगी उनके लिए आप ज़रूर कोई ऐसा मशवरा दें जो उनके किसी काम आए, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू से दैट के माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, फर्मा बरदारी करें, उनकी दुआएं लेते रहें। सेकेंडली आपके टीचर्स एक्चुअली में जो हमने पढ़ा हुआ था रूहानी बाप की हैसियत होते हैं, एक्चुअली में वो हैं। अगर आप उनको ऐसे ट्रीट करें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे यहाँ आज टीचर नहीं रहा और आज स्टूडेंट नहीं रहा। स्टूडेंट अपने फायदे देखता है, टीचर अपने फायदे देखता है और एजुकेशन को बना दिया बिजनेस। सही कह रहे हैं। अगर दोनों साइड्स इक्वली तौर पे कंट्रीब्यूट करेंगी
तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकती हैं, लेकिन उसमें फिर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और मोटिवेशन की जरूरत उनको होती है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। गोल्स बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए आपके कि आपने ये करना है। गोल्स बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन होगा तो कामयाबी मिलेगी, कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपना कीमती वक्त तरक्की करते रहे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब ज़रा सितारों की चाल भी जाननी है, तो इस वक्त अजीम जाफरी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। अच्छा अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजीम साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी ज़रा बताइएगा, मैच जो कल पाकिस्तानियों ने जीता है, कुछ आपके सितारे यही बता रहे थे या फिर आगे चलकर क्या आपके सितारे बता रहे हैं? पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्या होने वाला है? परफॉर्मेंस यही कंटिन्यूटी के साथ रहेगी या चीज़ें बदल सकती हैं? नहीं, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने कल का भी कैलकुलेट नहीं किया था क्योंकि उससे फिर बड़ा एक मेरे लिए मसला हो जाता है, वो सट्टेबाजी वाले कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। तो वो बैटिंग के बचने के लिए तो वो मैंने इस दफा खत्म ही कर दिया, और टू बी फ्रैंक मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया था, मगर इस दफा मुझे अंदाजा है कुछ कि शायद अब जो मैच होगा उसमें सेकंड बैट शायद विन कर जाए। ये भी शायद का लफ्ज लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब कैलकुलेट करो वही हो जाता है। आपने ये कहा था अजीम साहब, मैंने उस पे लगा दिया, इस पे लगा दिया। अजीम साहब, पाकिस्तान और इंडिया की बात आप कर रहे हैं, जरा खुल कर बताइएगा क्लियर। शायद तो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान मैच जीतेगा, हाँ या नहीं? नहीं, मैंने कभी भी मैच की प्रेडिक्शन ये नहीं करता मैं कि पाकिस्तान या इंडिया जो भी टीम है, मैं कहता हूँ फर्स्ट बैट या सेकंड बैट। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि सेकंड बैट जीत जाएगा। अच्छा, यानी कि सेकंड बैट जीत जाएगा। जी जी जी। चले जी, प्रेडिक्शन अब ये आ गई है, तो टॉस पे डिपेंड करता है कि अब क्या होता है। ये भी बता दें टॉस कौन जीतेगा? टॉस कौन जीतेगा? नहीं, मैंने बताया ना, मैं कैलकुलेट ही नहीं किया इस दफा, बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं लिया, इवन के मैच भी नहीं देखे मैंने तो। सही। तो अच्छा, मैं ऐसे ही तुक्के नहीं मारता क्या बिला वजह। मतलब देखिए, मैं कहूंगा कोई कह देगा लगा देगा पैसे बेकार, आपको पता है फिर अच्छा नहीं लगता। चले जी, सही और किसी टॉपिक पे शुरू करते हैं। चले जी, क्यों नहीं, और टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं। पाकिस्तानी सियासत की बात हम सबसे पहले करते हैं। मियां साहब सुने, मियां साहब सुने आ रहे हैं बहुत उतार, जी सियासत में बहुत उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। और जैसे मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा था, 1 अक्टूबर से और ये तकरीबन 16-17 नवंबर तक बड़ा ख़राब पीरियड है। आप देख रहे हैं दुनिया में कहाँ कहाँ जंगें चल गई हैं, ठीक है ना, जंगें छिड़ गई हैं आपस में, जलजिले का भी आपने देख लिया, ठीक है। तो ये पोजीशन अभी जैसे मैंने कहा 1 अक्टूबर से लेके तकरीबन ऑलमोस्ट 16-17 नवंबर तक अच्छी नहीं है। यानी मियां साहब टिकट आगे करा लें। जैसे मैंने कहा कि आने वालों की फ्लाइट कैंसिल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त तो बड़ा केयरफुली होके चलना चाहिए। आम आवाम को भी मैं कहूँगा कि बहुत अपना कोई नया काम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो अवॉइड करें, क्योंकि ये अच्छी पोजीशन नहीं है, इसमें लॉसेस ही होते हैं अल्टीमेटली आपको। 16 नवंबर तक का वक्त आप बता रहे हैं? जी जी। अच्छा, 16 नवंबर तक जरा ज्यादा कड़ा वक्त है। अच्छा, ये नहीं कि 16 के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके बाद ग्रेजुअली वो जो खराब सितारे एक जगह जाके जमा हो जाते हैं ना, कंजक्शन हो जाता है, वो वहां से निकलेंगे एक एक करके। मगर फिर ये नहीं होगा कि वो निकलने के साथ ही आपको एकदम फायदा देंगे, वो अलग होंगे, आहिस्ता आहिस्ता देंगे। मतलब अभी आप ये कह लें, ये पोजीशन जो है हमारी ऑलमोस्ट वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ही चलेगी हालात की। मगर ये जो पीरियड है ये बहुत खराब पीरियड है। तो ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत कई सालों बाद मतलब ये पीरियड हुआ है जिसमें ये एक जगह से सितारे इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो खास तौर से स्पेशली ये 15-16 अक्टूबर से तो 16 नवंबर, ये 30 डेज तो बहुत ही केयरफुल रहना है। अच्छा, इसमें रेमेडीज बताएंगे आप? अगर तो ये हालात तो वाकयात हैं तो फिर तो जाहिर है इसका कोई हल भी होना चाहिए। बिल्कुल। देखें, 14 अक्टूबर को तो सूरज ग्रहण है, फिर उसके बाद 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण है। तो सूरज ग्रहण में हमेशा नमाज जो आप पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं। उसके अलावा अगर आप सदका देना चाहें तो सबसे बेस्ट होता है बाजरा या आटा। जो आटा अफोर्ड कर सकते हैं वो आटा दें, जो बाजरा अफोर्ड कर सकते हैं वो ड्यूरेशन में जो उसकी होती है एक्लिप्स की, उसमें आटा दे सकते हैं या बाजरा परिंदों को। अच्छा, चांद ग्रहण में होता है पानी या दूध का सदका। आप मैक्सिमम जितना चाहें हस्बे तौफीक किसी को दूध दे सकते हैं और किसी को ठंडा पानी की बोतलें, इस तरह मशरूबात वो आप दे सकते हैं। सही। ये होता है, ये दो सदके होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, बाजरा आटा या पानी या दूध,
तीसरा कोई कहे जी वो गोश्त और लाल कपड़े में बांध के और इतना 1.25 किलो गोश्त, उसमें 1.5 किलो चावल और 3 किलो चने की दाल, ऑल बुलशिट, ये सब मैं नहीं मानता इन चीजों को। अच्छा अजीम साहब, वैसे कहते हैं कि सिंपल बच्चों को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, बच्चों को असर जल्दी हो जाता है, बच्चों के लिए सदका कौन सा अच्छा होता है? देखिए बच्चों का ओवरऑल जैसे अगर आप बात कर रहे हैं ना कि बच्चों के लिए सदका होता है, तो बच्चों का स्टार होता है मरकरी। तो मरकरी वालों के लिए, चाहे वो ज्यादातर, तो वैसे मैं बच्चों की इस वक्त बात करूं तो नहीं तो बड़ों को भी कहता हूं, अगर तो मरकरी से रिलेटेड इश्यूज अगर किसी को आ रहे हैं ना, तो वो बुध के दिन, जैसे आज वेडनेसडे है, वो ग्रीन कलर का सदका दें, ग्रीन कपड़ा दे दें, ग्रीन सब्जी दिला दें, बच्चों की पेंसिलें आती हैं ग्रीन, वो दिला दें, ठीक है, ग्रीन मिठाई, ग्रीन कपड़ा, जो ग्रीन कलर का लगे वो दे दें बच्चों। मगर फिर मैं वही कहूंगा कि हर एक की अपनी प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से सदका देना चाहिए, और वो आपको आता है हॉरोस्कोप में कि कौन सा नेगेटिव में बैठा है, कौन सा पॉजिटिव में बैठा है, ठीक है। जो पॉजिटिव में बैठा है उसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक चीज मीठी है, उसमें आप कह रहे नहीं मैं 2 किलो और डाल दूं, चलो अच्छा है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी ज्यादा मिठास भी। चले तो मैं ये कहता हूं की तरफ आ जाए, में देखो कौन जी, होरोस्कोप की तरफ आ जाते हैं, सितारों की चाल भी बता दीजिए। अच्छा हाँ, सितारों की चाल अगर हम जिक्र करें, पहले एरीज से स्टार्ट करें तो उनका अभी अपना 7th हाउस में गया हुआ है। 7th हाउस वीक हाउस होता है, फिर आगे 8th में जाना है, वो भी अच्छा नहीं है। तो वो तो अभी बहुत केयरफुली अपने जो भी मामलात हैं वो उनको लेके चलें, कोई ऐसे रिस्क ना ले, कोई वो ना करें, ट्रैवल भी जरा थोड़ा सा अवॉइड करें। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, ट्रेन हादसा, हवाई हादसा, ये वो का भी खतरा होता है इस पीरियड में। उसके बाद बारी है टॉरस की। टॉरस वाले ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, ड्राइव केयरफुली करें, गाड़ी पे फजूल खर्चा, गाड़ी खराब हो जाना, ठीक है, नौकर से झगड़ा, अगर आप खुद भी नौकरी कर रहे हैं तो बड़े मोहतात होकर करें, हो सकता है आपके लिए कोई एक प्लान तैयार किया जा रहा हो कि इनको फारिग करो। उसके बाद बारी है जेमिनी वालों की। जेमिनी वालों का थोड़ा सा स्टमक से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, बच्चों से अपने रिलेटेड, अगर उनकी लव लाइफ चल रही है, कहीं बातचीत चल रही है, तो उसमें जरा मुताद रहें। कैंसर वालों का अपनी वालदा का ख्याल करें, अपने लंग्स, फेफड़ों का, ठीक है, चेस्ट का ख्याल करें, और अपना जो मकान, घर, गाड़ी, इसके जरा लेन देन में बड़ा एहतियात करें। अजीब सी बेचैनी चल रही होगी आजकल, मगर उनको चल रही होगी जिनका ये असेंडेंट या मून साइन है। सपोज असेंडेंट वो है कैंसर या मून साइन कैंसर है। उसके बाद लियो वालों की, इनको तो बहुत ही मोहतात होना चाहिए 15-16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, क्योंकि इनका अपना डेबिलेशन में जा रहा है, खराब उसमें जा रहा है, कोई जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद बारी है विर्गो वालों की। विर्गो वालों के अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, और बिल्कुल जो कहते नहीं कि यार ये बेकार की सर पे आन पड़ी पैसों की, वो लॉसेस या वो खर्चा फजूल का वो होता नजर आ रहा है। लिब्रा वालों को अपना खुद ख्याल करना चाहिए, इनको तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है, इन पे कोई मुकदमा, कोर्ट केस, कचहरी का सामना हो सकता है, तो इनको भी बहुत मोहतात होना चाहिए। स्कॉर्पियो वालों का भी होना चाहिए, इनके खिलाफ भी दुश्मन चाले चलने के लिए पूरे तैयार बैठे हुए हैं कि जब मौका लगे तो ये नेक्स्ट 45 डेज या जो ऐसे बन रहे हैं 40 डेज, उसमें अटैक किया जा सके स्कॉर्पियो वालों को। उसके बाद बारी है सेगिटेरियस वालों की। इनका भी कोई अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि अपना सितारा ही उल्टी चाल में गया हुआ है। 30 दिसंबर तक तो इनको भी मोहतात रहना है, और ख्वाहिशात, अपने दोस्तों से उम्मीदें वाबस्ता जो है उसमें नुकसान या वो उल्टा नेगेटिव कोई आ जाना कि यार दोस्त ने, देखो हम तो ये समझे दोस्त हमारा ये करा देगा, उसने तो उल्टा ये काम कर दिया। तो उसके बाद कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न खुद 4 नवंबर को सैटर्न जो है वो ठीक होगा, तो उसके बाद मामलात होंगे, मगर अभी भी कारोबारी, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड है, ससुराल से रिलेटेड है, उस पर आप बहुत मुहतात करें। कोई ऐसा नया फैसला ना उठाएं 16-17 नवंबर तक जिसमें आपको बाद में सारी जिंदगी पछतावा हो। एक्वेरियस वालों का भी जैसे मैंने कहा, सैटर्न 4 नवंबर को सीधा होगा तो कुछ मामला बेहतर होंगे, मगर उनको भी पर्सनल लाइफ, शादीशुदा जिंदगी, और अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उसमें नुकसानात या उसमें हर्डल्स का सामना इनको हो सकता है, जो टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। लास्ट में बारी है पैंसेस वालों की। उनका जैसे मैंने कहा, जुपिटर 30 दिसंबर को सीधा होगा तो मामलात बेहतर होंगे, मगर इस वक्त जो है उनके लॉसेस, स्पेशली किसी को कर्ज के मामलात या प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलात में बहुत मोहतात रहे। इनहेरिटेड भी अगर कोई खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वालिदैन की कोई जायदाद का हिस्सा पत्ती हो रहा है फैमिली में,
तो मैं ये समझता हूँ कि 15-16 नवंबर तक तो उसको अवॉइड करें, उसके बाद स्टेप लें। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से अजीम साहब, और सबको सदका देना है, सबको ख्याल रखना है। डॉक्टर खुर्रम आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी, और जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूंगी कि जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनके साथ हमारे दिल धड़कते हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, उनको इतनी बड़ी फतह मिली है, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह उनको मज़ीद कामयाब करेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, डॉक्टर खुर्रम को भी इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।